हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ मेरे दोस्तों, 360 डिग्री सीरीज जहां नर्सिंग के हर सब्जेक्ट को 360 डिग्री पे घुमाया जाता है और वो क्वेश्चन डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आने लायक है या एग्जाम को नस्ते नाबूद करने लायक देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंसेप्ट लॉजिक रैशनल अपनी जिंदगी को अमूलचूक परिवर्तन के अंदर ले जाने की कोशिश करेगा। और ध्यान रखिएगा, रुकना झुकना थकना हमारी फितरत नहीं होनी चाहिए। सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है और वो एक दिन तभी आता है जब रोजमर्रा जिंदगी में मेहनत की जाती है। मेहनत में तुम्हारे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। परिणाम बढ़ चढ़ करके बोलेगा और डेफिनेटली 80,000 के हकदार तुम बन के दिखाओगे, क्योंकि तुम अपने माता पिता के सपनों के लिए जी रहे हो। अरे तुम अपने सपनों के लिए जी रहे हो। और वो कहते हैं ना, लगा दे आग पानी में जवानी, उसे कहते हैं। और छीन ले सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। तो सिलेक्शन छीनने वाली कहानी की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिएगा और अपने आप को उजागर करने की कोशिश कीजिएगा। पूरे सेशन को अंत तक देखते रहेगा। अच्छी चीज जो मिले उसको नोट्स में लिखते रहेगा। क्लास को मूवी की तरह नहीं देखना है प्यारे दोस्तों। और सही जवाब लगे उसको कमेंट बॉक्स में जरूर छापना है, क्योंकि कमेंट ही आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा करके लाएगा। टुकर टुकर देखने से कुछ नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि हाथ में हाथ धरे बैठे बैठे सिलेक्शन निकल जाएगा, तो भगवान ने मुझे बोला था कि मैं टांग पे टांग धरा बैठा हूं, कुछ ना दूंगा। ध्यान रखिएगा, मेहनत करोगे तो परिणाम बढ़ चढ़ के बोलेगा, क्योंकि मेहनत ही सबसे बड़ी सक्सेस का राज निकल के आती है। चलेगा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। शुरुआत करने जा रहे हैं आज के दिन के धमाकेदार सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान से लैंग्वेज को देखिएगा, चारों ऑप्शन को देखिएगा। जो बेहतरीन जवाब लगे वो जवाब दे देना। कोई भी बच्चा कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा और कमेंट हर बच्चा जरूर जरूर करेगा, क्योंकि कमेंट ही आपको आगे ले जाएगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन छुट्टू सा इस प्रकार से रहेगा। एसएनओ और एएनएस के लिए जुड़े रहे बेटा, 360 के एपिसोड देख लो। चाहिए एसएनओ, चाहिए एएनएस हो, चाहिए सीएनओ, चिंता करने की बात नहीं है। और चाहिए पीएचएन की पोस्ट हो, चाहे केजीएम का पेपर हो, चाहिए यूपीपीएससी का पेपर हो, और चाहे नोएडा वाला सेंटर हो। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नोएडा के अंदर वैकेंसी आई है प्यारे दोस्तों, 250 पोस्ट, फॉर्म जरूर लगाना, बहुत अच्छी वैकेंसी है। आज के सेशन का पहला अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। यस सर, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। वेल डन बेटा। कमेंट बॉक्स राफेल से धीरे नहीं चलना चाहिए। अभी तक जिसने लाइक और शेयर नहीं किया मैक्सिमम लोगों तक कर दीजिएगा। सवाल आपसे कुछ पूछ रहा है कि ड्यूरिंग ए होम विजिट, यानी आसान सा सवाल है कि होम विजिट कर रहे हो, अरे टू ए प्राइमी पेरस क्लाइंट, एक वो मरीज जो प्राइमी पेरा है यानी पहली बार वायबिलिटी को क्रॉस किया, 1 वीक पोस्टपार्टम, एक हफ्ता हो गया बच्चा पैदा किए हुए देखने को मिल रहा है। चलेगा, नेक्स्ट बोल दिया हु इज द बोटल फीडिंग और द नियोनेट, और वो अपने बच्चे को बोटल फीडिंग के बारे में, बातों के बारे में लग रहा है। चलेगा, नेक्स्ट बोल दिया द क्लाइंट टेल द नर्स देट हर मदर टू सजेस्ट। अरे भैया जी, क्लाइंट टेल द नर्स, क्लाइंट नर्स से बोल रही है कि उसकी मदर को सजेस्टेड करें देट सी फीड द नियोनेट टू सीरियल। अरे भैया जी, खाने में कुछ दे टू सीरियल सो ही विल स्लीप थ्रू द नाइट। अरे भैया जी, जो मां है, मां किसकी, बच्चे की मां है, वो नर्स को अपनी मां को समझाने के लिए बोल रही है कि नर्स बहन जी कृपया करके मेरी मां को समझाओ कि मैं इस बच्चे को सीरियल्स दे सकूं। अरे मेरे बच्चे हैं, मेरी मां को समझाओ ताकि मैं उसको सीरियल्स दे सकूं। और सीरियल देने का मुख्य उद्देश्य क्या है तो प्यारे दोस्तों, ताकि वो पूरी रात सोता रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स, नर्स के द्वारा क्या बेस्ट रेस्पॉन्स निकल आएगा। अरे क्या बेस्ट रेस्पॉन्स आएगा। पहला बोल रहा है इट इज ए परमिसेबल, it is a permissible to be give a baby cereals if it is a thin with the formula। अगर आप फॉर्मूला फीडिंग के साथ में बल्कि हल्का थिन फूड देते हो तो दे दो। दूसरा बोल दिया द टाइम फॉर स्टार्टिंग ए सीरियल्स वेरीज, सो चेक विथ योर पीडियाट्रिशियन। अरे सीरियल्स को शुरू करने का समय अलग अलग होता है, ताकि आप अपने शिशु रोग विशेषज्ञ से पूछ लें। तीसरा बोल दिया फॉर्मूला इज द फूड बेस्ट डाइजेस्टेड बाय द बेबी अंटिल द अबाउट 4 to 6 month ऑफ एज। अरे फॉर्मूला फीड यानी मां का दूध बच्चे के लिए 6 से 8 वीक तक सूटेबल है, उसके बाद दूसरी चीजें आनी चाहिए। और लास्ट ऑप्शन बोल दिया कि इफ सीरियल इज गिवन टू अर्ली इन द लाइफ द अनडाइजेस्टेड फूड कैन लीड टू नीडेड टू फॉर सर्जरी। अगर आपने जल्दी बच्चे को सीरियल दे दिया तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा और बच्चे में ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो आप सबको पता होगा एक प्रोग्राम आता है प्यारे दोस्तों जिसे अपन बोलते हैं BFHI। अरे प्रोग्राम का नाम है BFHI, बोले तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। क्या बोला जाता है, बेबी फ्रेंडली
बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। अगर बात करते हैं ये प्रोग्राम कब देखने को मिला, तो प्यारे दोस्तों पूरे वर्ल्ड में बात करें तो 1991 में आया, और अगर आप बोलोगे प्यारे दोस्तों इंडिया में कब देखने को मिला तो 1993 में देखने को मिला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बात करें, ये प्रोग्राम लेकर के कौन आया, तो प्यारे दोस्तों ये WHO, अरे WHO और यूनिसेफ का, WHO और यूनिसेफ का कंबाइंड प्रोग्राम है। अरे इन दोनों का क्या देखने को मिलता है, कंबाइंड, अरे क्या देखने को मिलता है, इन दोनों का कंबाइंड प्रोग्राम है। सर इस प्रोग्राम का टारगेट क्या देखने को मिलता है, अगर आपसे पूछ ले टारगेट क्या है, तो ब्रेस्ट फीडिंग। क्या देखने को मिलता है, ब्रेस्ट फीडिंग देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ब्रेस्ट फीडिंग देखने को मिलता है। और अगर आपसे पूछे कि ये किसको अवॉइड करने का बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा बोटल फीडिंग को। अवॉइड किसको करने का बोलते हैं, तो बोटल फीडिंग के खिलाफ है। और ध्यान रखिएगा ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बच्चे को वीनिंग एक शब्द आता है। प्यारे दोस्तों एक वीनिंग शब्द आता है। वीनिंग का मतलब स्विचिंग द बेबी फ्रॉम मदर ब्रेस्ट मिल्क टू फीड। ध्यान रखिएगा खाने पीने पे इससे स्विच किया जाता है। खाने पीने पे स्विच करना वीनिंग कहलाता है, यानी मां के दूध से बच्चे को क्या करना, ट्रांसफर करना फूड पे। ध्यान रखिएगा मां के दूध से, ध्यान रखिएगा यहां क्या लिख सकते हो, शिफ्टिंग द बेबी, बेबी यानी सोना बाबू वाला बेबी नहीं है, बेबी फ्रॉम मदर मिल्क टू फूड। ध्यान रखिएगा मां के दूध से बच्चे को शिफ्ट करना विनिंग कहलाता है, जो विनिंग 4 से 6 महीने पे होता है, और एक ही जवाब 6 महीने पे होता है। एक ही जवाब 6 महीने पे होता है। अर्ली विनिंग शुड बी स्टार्टेड विद द 4 मंथ बट बेस्ट टाइम ऑफ द विनिंग इज ए 6 मंथ। ध्यान रखिएगा विनिंग के लिए सही समय 6 महीने का होता है। तो ध्यान रखिएगा क्या मां नर्स उसकी मां को समझाएगी, मां को मतलब बच्चे की मां को मां यानी बच्चे की नानी को समझाने का बोल रहा है। यही क्वेश्चन था कि ड्यूरिंग ए होम विजिट प्राइमी पेरा यानी पहली बार प्रेग्नेंट हुई है तो वो अपने बच्चे मां की मां को बोल रहे हैं कि मेरी मां को समझा दो, क्योंकि नानी मां ही सबसे ज्यादा डील कर रही है बच्चे को। तो उन्हें जवाब दो कि भैया जी 4 से 6 महीने तक दूसरी चीजें बच्चे के लिए सुटेबल नहीं है, अरे वो डाइजेस्ट नहीं करेगा। करेक्ट आंसर सी जाएगा। पहला बोल दिया परमिशन ही है, मना थोड़ी है। दूसरा बोल दिया स्टार्ट कर दो, पीडियाट्रिशियन को पूछ के, अलग अलग समय अलग अलग नहीं, देश और दुनिया का सबका 4 से 6। और लास्ट बोल दिया अगर दे दिया तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन जैसा कोई कंसेप्ट यहां नहीं आता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर सी चला गया। मिल्क का प्रोडक्शन करने वाले हार्मोन को प्रोलैक्टिन और मिल्क को इजैकुलेशन करने वाले हार्मोन को ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे प्रोडक्शन कौन करता है मिल्क का, अरे मिल्क के प्रोडक्शन के लिए हार्मोन कौन सा होता है, प्रोडक्शन हार्मोन और मिल्क का प्रोडक्शन करने वाले हार्मोन का नाम क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा उसे बोलते हैं प्रोलैक्टिन। क्या बोलते हो, प्रोलैक्टिन के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट अगर आपसे पूछ ले कि प्यारे दोस्तों मिल्क को इजैकुलेशन करने वाले हार्मोन, मिल्क को इजैकुलेशन करने वाले हार्मोन को अगर आपसे पूछा जाए तो उसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीटोसिन बोला जाता है। अरे क्या बोला जाता है, ऑक्सीटोसिन बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ऑक्सीटोसिन कहां से आता है, हाइपोथैलेमस से आता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। आता कहां से, हाइपो से आता है। कहां से आता है, हाइपो से आता है। और निकलता कहां से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। कहां से निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। तो एक एक शब्दों को पकड़ के रखें, चलेगा। ध्यान रखिएगा। हाँ चश्मा लगाओ ना साहब, राइट आंसर सी जाएगा। चश्मा लगाओ या न लगाओ अलग बात है, नेक्स्ट सवाल जरूर उत्तर देके दिखाओ, कोई बात नहीं है। चश्मा चेंज करना रह गया, क्लास के बाद कर लेंगे। जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभी चेंज करना रह जाता है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने। मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने की दवाई का नाम होता है एमसीपी, मेटोक्लोरोप्रोमाइड दी जाती है। और हाइपर लैक्टेसीमिया वाली कंडीशन को रोकने के लिए ब्रोमोक्रिप्टिन दी जाती है। 2 दवाई लिखना चाहो तो भी लिख लेना। जो मेटोक्लोरोप्रोमाइड होती है रेगलान होती है, जो रेगलान मरीज में सबसे ज्यादा ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम पैदा कर सकती है, कंफ्यूजन है, डिजीनेस जैसी चीजें कर सकती है। चलेगा। आंकड़ा अटका सा नजर आ रहा है। अभी तक मुझे लगता है तुम फ्लो में नहीं आए हो। अंगारे पे राख जमी है तो ये ना समझो कि अंदर आग नहीं है। अरे तुम राफेल स्टूडेंट हो, आग की तरह अपनी क्लास को फैला दीजिएगा, अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक। सी
चलो, सवाल ने पूछा है 30 ईयर ओल्ड मेल, 30 साल का कोई मेल है, प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी रूम, इमरजेंसी रूम में आया है विथ हेड इंजरी, सर में चोट लग गई। द पेशेंट हैज इंक्रीज आईसीपी, और सर में चोट लगने से मरीज में क्या हो गया, आईसीपी बढ़ गया है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर या इंट्राक्रेनियल टेंशन एंड लो बीपी, नो डाउट मरीज में है, यहाँ बीपी घट रहा है। प्यारे दोस्तों, दो अजीबोगरीब चीजें देखने को मिल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल बी यूजफुल फॉर द पेशेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मरीज में जब आईसीपी बढ़ता है तो बीपी घटता नहीं है। अरे जब मरीज में आईसीपी बढ़ता है तो बीपी घटता नहीं है। आपको पता ही है, मैंने कल बोले तो परसों और परसों बोले तो तरसों मैंने आपको पढ़ाया था, हेड इंजरी एंड ब्रेन इंजरी बोथ आर द डिफरेंट पार्ट। हेड इंजरी का मतलब सर में चोट लगना, ब्रेन इंजरी का मतलब खोपड़ी में चोट का पहुंच जाना। उसके अलावा मैंने प्यारे दोस्तों कंफ्यूजन है, कंट्यूजन है। इसके अलावा भैया जी डिप्रेस्ड फ्रैक्चर क्या होता है, लीनियर फ्रैक्चर क्या होता है, कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, लेसरेशन क्या होता है। इसके अलावा सब ड्यूरल हिमेटोमा क्या होता है, सब एरिकनोइड हेमरेज क्या होता है, सब एरिकनोइड हिमेटोमा क्या देखने को मिलता है, एपिड्यूरल हिमेटोमा क्या देखने को मिलता है, और इंट्राक्रेनियल टेंशन क्या होता है। ये तमाम चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें यस। चलो यहां डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। मरीज में आईसीपी बढ़ेगा, अरे क्या देखने को मिल रहा है, मरीज में इंक्रीज आईसीपी। और प्यारे दोस्तों, इंक्रीज आईसीपी का मतलब नॉर्मली प्रेशर होता है 5 से 15 mmOpg। जब किसी भी मरीज के दिमाग में लगने वाला सीएसएफ का फ्लो है, उसका प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना इंक्रीज आईसीपी कहलाता है। अरे ध्यान रखिएगा, यह आपकी नॉर्मल वैल्यू थी, 5 से 15 कौन सी वैल्यू थी, नॉर्मल वैल्यू देखने को मिल रही थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज प्यारे दोस्तों, अगर मैं बताऊं कि इस कंडीशन में मरीज में क्या होगा, एसबीआई का फोन आएगा और बोलेगा आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं खुलवाया, अकाउंट खुलवाओ ना साहब, 80,000 डालने। जी हां, जैसे कहता है ना चश्मा लगाओ ना साहब, चश्मा अच्छा लग रहा है, वैसे ही बोलेगा अकाउंट खुलवाओ ना, अकाउंट में 80,000 डालने। एस का मतलब मरीज का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अरे बी का मतलब रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, बी का मतलब क्या देखने को मिलता है, रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। और आई का मतलब मरीज में क्या देखने को मिलेगा, इर्रेगुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, इर्रेगुलर रेस्पिरेशन या रेस्पाई देखने को मिलता है, रेस्पिरेशन या रेस्पी। ध्यान रखिएगा, ये वाले सिम्टम देखने को मिलते हैं। हाँ, इसी को कूसिंग ट्राइड बोला जाता है, बहुत बढ़िया। इसी को क्या बोलोगे प्यारे दोस्तों, कूसिंग ट्राइड बोला जाता है। अरे इसी को क्या बोला जाता है, कूसिंग ट्राइड के नाम से जाना जाता है। वेल डन। अगर प्यारे दोस्तों आपसे पूछा जाए क्या इस मरीज को स्टेरॉइड देना है, अरे नो डाउट स्टेरॉइड ब्रेन के एडिमा को कम करता है। स्टेरॉइड क्या करेगा, एडिमा को रिलीज करेगा, लेकिन क्या प्रेशर इतना ज्यादा कम हो पाएगा, नहीं। दूसरा, स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी का काम करता है, तो यहां क्या एंटी इंफ्लामेटरी की जरूरत है, अरे इन्फ्लामेटरी, अरे इन्फ्लामेटरी नहीं प्यारे दोस्तों, एंटी इंफ्लामेटरी के नाम से जाना जाता है। वाह, मौज कर दी बेटा जी। अरे क्या बोला जाता है, चलो एंटी ऊपर लिख देते हैं, आंटी जी आगे आए ही नहीं। चलो कोई बात नहीं है, आंटी जी बोल रहे हैं इतनी सी जगह में ना आऊंगी, आंटी ऊपर रहेगी, कोई बात नहीं। चलो, स्टेरॉइड यहां काम नहीं करेगा। फ्रूसेमाइड क्या है प्यारे दोस्तों, ये लूप डायूरेटिक का टाइप है, और लूप डायूरेटिक यहां काम नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, लूप डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। जब बेस्ट ऑप्शन अपने को मिल जाएगा, अपने को ऑस्मोटिक डायूरेटिक चाहिए जो वहां जमे हुए पानी को खींच ले और प्रेशर को रिलीज कर दे। ध्यान रखिएगा, सर यहां बीपी क्यों घटा, फिर इसका कारण बताओ। नो डाउट चोट लगी तो खून उतर गया होगा, खून उतर गया तो मरीज में हाइपोवोलेमिक और हेमरेजिक शॉक हो गया। सर यहां कौन सी दवाई काम आएगी प्यारे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक डायूरेटिक काम आती है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक नाम की दवाई काम आती है, और ऑस्मोटिक डायूरेटिक क्या करती है, एडिमा को रिलीज करती है और यूरिन आउटपुट को बढ़ाती है। अरे लास्ट में लिख दिया प्रोपेनॉल, काम में ले लो बेटा। प्रोपेनॉल बीटा ब्लॉकर होती है जो मरीज में आने वाले फ्लैपिंग सेंसेशन को रोकने में मदद करती है। अरे ये ध्यान रखिएगा, उड़ा दीजिएगा, ये कौन से ग्रुप की दवाई देखने को मिलती है, बीटा ब्लॉकर। और बीटा ब्लॉकर पे मैंने पिछले 3 दिनों से जोर दिया, और नॉरसेट ने भी दिया। नॉरसेट ने पूछा था कौन से मरीज को नहीं देना है, तो अस्थमा वाले को बिल्कुल ना देना है, उड़ा दीजिएगा। राइट आंसर क्या जाएगा, मेनिटोल। प्यारे दोस्तों अगर मैं सारी दुनिया को एक साथ लपेटूं तो डाईयूरेटिक नाम की एक दवाई होती है। अरे डाईयूरेटिक का मतलब क्या देखने को मिलता है, वो दवाई जो मरीज के यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है। अरे यहां 4 प्रकार की डायूरेटिक आपके सामने आ सकती है। पहला नाम आप प्यारे दोस्तों लिख सकते हो लूप डाईयूरेटिक के नाम से। पहला नाम आप क्या लिख सकते हो, लूप डायूरेटिक लिख सकते हो। दूसरा क्या लिख सकते हो, ऑस्मोटिक। अरे दूसरा क्या लिख सकते हो, ऑस्मोटिक डाईयूरेटिक के नाम से लिख सकते हो। अरे तीसरा क्या नाम लिख सकते हो प्यारे दोस्तों, अरे लूप हो गया। नेक्स्ट लिख सकते हो थायाजाइड, थायाजाइड डायूरेटिक लिख सकते हो, डाईयूरेटिक के नाम से लिख सकते हो।
और उसके बाद में लास्ट क्या देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, तो पोटेशियम। अरे लास्ट क्या देखने को मिलता है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। अरे क्या होता है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक लिखा जा सकता है, डायूरेटिक के नाम से लिख सकते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलता है, ये 4 प्रकार के डायूरेटिक होते हैं और एग्जामिनर डायूरेटिक के ऊपर सवाल लाता है। क्यों लाता है, क्योंकि हमेशा ये काम आता है और जो काम आता है उसके ऊपर सवाल आता है। और मुझे लगता है तुम्हारे हौसलों में आग थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ने लगी है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट छाप करके बताएगा कि क्लास को किस बच्चे ने लाइक किया और किसने सॉरी शेयर नहीं किया है। कमेंट फास्ट, क्योंकि उन सबको जगह के लाना है जो अभी यूफोरिया में चल रहे हैं। नॉर्सेट मेंस देने के बाद कुछ बच्चे कहां चल रहे हैं, यूफोरिया में चल रहे हैं। उन भाई लोगों को बोलना है कृपया यूफोरिया में नहीं चलें। हालांकि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था प्रॉपर पॉजिटिव वे के अंदर, अरे प्रॉपर 100% पॉजिटिव वे के अंदर एक वीडियो अपलोड किया था कि मेंस के अंदर देने वाले कितनी कट ऑफ तक क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। तो ध्यान रखिएगा, सेफ हो जाएगा, सतर्क हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था नॉर्सेट पेपर इजी नहीं देगा, नॉर्सेट पेपर लेंथ ही नहीं देगा। दोनों मेरी बातें सार्थक हुई, पेपर लेंथ ही नहीं था, पेपर इजी नहीं था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो बंदे यूफोरिया में चल रहे हैं कृपया करके आप पढ़ाई को शुरू कर दे। 2 दिन का समय जा चुका है, वापस से जोरों शोरों से लग जाए, लंका लगेगी। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन भैया जी लंका लगेगी। जिस बंदे ने मेहनत की है बस उसी का सिलेक्शन होगा, जो हवाबाजी में है वो सारे उतर आएंगे। हवाबाजी का एग्जांपल देना शुरू कर देता हूं फॉर एग्जांपल के लिए प्यारे दोस्तों। ये एग्जांपल कल नहीं दिया था, जो हवाबाजी में, वो स्टूडेंट जो किस में चल रहे हैं, यूफोरिया में चल रहे हैं। अरे वो स्टूडेंट कहां चल रहे हैं, यूफोरिया में चल रहे हैं। उन स्टूडेंट के लिए एग्जांपल आ रहा है, ध्यान से दिल की धड़कनें थाम के सुनते रहेगा प्यारे दोस्तों। यूफोरिया का मतलब, सर मैं क्वेश्चन करके आया हूं 75। अरे यूफोरिया का मतलब तुम क्वेश्चन कितने करके आए, सर मैं 75 करके आया। 75 तो आपने क्या किए हैं, अटेम्प्ट किए हैं। अरे कितने किए अटेम्प्ट, 75 अटेम्प्ट किए हैं प्यारे दोस्तों। अब 75 के अंदर आपके कितने गलत हो रहे हैं, तो सर मेरे 25 रॉन्ग हो रहे हैं। अरे कितने रॉन्ग हो रहे हैं, 25 रॉन्ग हो रहे हैं। तो बेटा तेरे करेक्ट कितने हुए, करेक्ट हुए सर मेरे 50 क्वेश्चन। अरे करेक्ट कितने हुए तेरे 50 क्वेश्चन। 25 में 3 का भाग दोगे तो प्यारे दोस्तों कितना देखने को मिलेगा, 8। तो इसमें से 8 और घटा दो तो तेरे नंबर कितने आ रहे हैं, 42% आ रहे हैं। अब तुम देख लो 42% कौन सी कैटेगरी में सिलेक्शन निकाल के ला रहे हो, 42% कौन सी कैटेगरी में सिलेक्शन निकाल के ला रहे हो। तो जिन बंदों ने 75 क्वेश्चन अटेंड किया और जो 25 का क्राइटेरिया जा रहा है, तो वो समझ लेना कि अगले नॉर्सेट में वंस मोर लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन ले सिलेक्शन कहानी से कहते हैं। क्योंकि जिसने इसके ऊपर कंट्रोल पाया, अरे जिसने इसके ऊपर कंट्रोल पाया वही सिलेक्शन निकाल के लाएगा। अरे जिसने नेगेटिव के ऊपर कंट्रोल निकाला है वही सिलेक्शन निकालेगा। और अभी बच्चे सिलेक्शन मान रहे हैं अटेम्प्टिंग को। अटेम्प्टिंग कभी सिलेक्शन नहीं होती, अटेम्प्ट तो 100 कर सकते हो, अटेम्प्ट तो 100 कर सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कृपया अपने सवाल की अटेम्प्टिंग को देख करके सिलेक्शन सुनिश्चित ना करें। सर मैंने तो 94 किए हैं मेरा हो जाएगा। अरे तूने सही कितने किए वो बता, 94 करने से सिलेक्शन थोड़ी होता है। ये डाटा कहां से निकला सर, मेरे पास इंस्टाग्राम पे आए हुए हजारों मैसेज जिसमें बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे एक ही कमेंट कर रहे हैं। मैंने उनके माइंड को पढ़ने की कोशिश की, बच्चे का एक ही मैसेज आता है, सर पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मैंने 92 क्वेश्चन अटेंड किए, मैंने 84 अटेंड किए, मैंने 78 अटेंड किए हैं सर, मैंने 96 अटेंड किए हैं, मेरा हो जाएगा क्या। ये मैसेज आ रहा है। एक भी बच्चे का ऐसा मैसेज नहीं आया, सिंगल वन स्टूडेंट नॉट पुट ए मैसेज कि सर मेरे इतने करेक्ट हो रहे हैं। हजारों की संख्या में मैसेज अटेम्प्टिंग का आया है, करेक्ट का आया ही नहीं है। किसी बच्चे ने, आप कमेंट बॉक्स में बैठे हो, आप ही मैसेज भेजने वाले हो, किसी ने नहीं लिखा कि सर मेरे 62 करेक्ट हो रहे हैं, मेरे 72 करेक्ट हो रहे हैं, मेरे 82 करेक्ट हो रहे हैं, मेरा हो जाएगा क्या, किसी ने नहीं लिखा। इसका मतलब ये किस में चल रहे हैं, सारे यूफोरिया में चल रहे हैं। ये सारे किस में चल रहे हैं, यूफोरिया में चल रहे हैं। अटेम्प्टिंग सिलेक्शन नहीं देती है, सिलेक्शन देते हैं करेक्ट क्वेश्चन। सिलेक्शन कौन देते हैं बेटा, करेक्ट अटेम्प्टिंग हमेशा सिलेक्शन देती है। तो कृपया करके अपने करेक्ट अटेम्प्टिंग के ऊपर फोकस करें, क्योंकि सिलेक्शन वो निकाल के लाएंगे। अटेम्प्टिंग से सिलेक्शन थोड़ी होता है, अटेम्प्ट तो 100 कर लेते, मना थोड़ी था, एग्जामिनर ने बांधा थोड़ी था, पकड़ा थोड़ी था, 100 कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करते हैं, मंद मंद मुस्कुराहट के साथ में चीजों को पहचानो। अपनी कमियां दूसरे को नहीं बतानी है, दूसरे को बताते मजाक बन जाती है। अपनी कमी को खुद पहचानो और उसको सुधार करो। अब कर रहे हो करेक्ट वाले भेजना आज, फिर मैं कल डाटा जनरेट करूंगा।
चलो, डाययूरेटिक के अंदर ये लूप डाययूरेटिक आता है प्यारे दोस्तों, इसका नाम है फ्रूसेमाइड। अरे कौन सा होता है प्यारे दोस्तों? फ्रूसेमाइड होता है। ओस्मोटिक डाययूरेटिक में फेमस नाम चलता है मेनिटोल। अरे कौन सा नाम चलता है? मेनिटोल। अरे थायाजाइड डाययूरेटिक में नाम चलता है क्लोरथायाजाइड, क्लोरथायाजाइड। अरे क्या चलता है? क्लोरथायाजाइड नाम का नाम चलता है। और पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक में नाम चलता है स्पर्नोलैक्टोन, स्पर्नोलैक्टोन नाम का नाम चलता है। प्यारे दोस्तों, जितने भी ये डाययूरेटिक होते हैं, ये सारे डाययूरेटिक क्या करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जितने भी डाययूरेटिक होते हैं मुन्ना, ये सारे के सारे क्या करेंगे सर? ये सोडियम को, ये पोटेशियम को और ये वाटर का एक्सक्रीशन कराते हैं। ये सारे डाययूरेटिक इन सब का एक्सक्रीशन करवाते हैं। तो इंडिकेशन 2 मिनट में सवाल समझ में आ जाना चाहिए कि क्या इंडिकेशन है प्यारे दोस्तों। जिसमें हाइपरनेट्रीमिया डाययूरेटिक लगा दो, जिसमें हाइपरकैलेमिया डाययूरेटिक लगा दो, जिसमें वाटर ज्यादा हाइपरवोलेमिया लगा दो। किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगा? तो हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया और हाइपोवोलेमिया में कॉन्ट्रा इंडिकेट रहता है डाययूरेटिक। एक पॉइंट और जोड़ देना, जिसमें यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें भी बिल्कुल नहीं लगाना। अरे जिसमें यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें भी बिल्कुल नहीं लगाना है, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। इधर वापस आ जाओ, एकमात्र डाययूरेटिक है जो पोटेशियम को रिटेंशन करता है, स्टार बना के लिख लीजिएगा, ये पोटेशियम स्पेरिंग होता है। नाम ही लिखा हुआ है, पोटेशियम का क्या करवाता है? रिटेंशन करता है। तो इसका यूज हाइपोकैलेमिया के मरीज में काम में ले सकते हो। हाइपरवोलेमिया विद हाइपोकैलेमिया के पेशेंट को दिया जाने वाला अति महत्वपूर्ण डाययूरेटिक क्या है? पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक। बट किंतु परंतु ध्यान देने योग्य बात क्या देखने को मिलती है? आईसीयू इमरजेंसी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट्स भी बना लिए। आएगा बेटा रवीना, क्यों नहीं आएगा? इंपॉर्टेंट था तब वो बोला, जो नहीं होता है उसका क्यों बोलते? पोटेशियम का रिटेंशन करता है। तो क्या हाइपरकैलेमिया वाले मरीज को कभी भी ये देना चाहिए? नहीं। एग्जामिनर पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डाययूरेटिक शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेट इन द हाइपरकैलेमिया पेशेंट, तो जवाब आपका क्या आना चाहिए? पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक या स्पर्नोलैक्टोन। बाकी ये सारी चीजें तो 2 मिनट में इंडिकेशन और 2 मिनट में कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्लियर हो गए होंगे। इंडिकेशन का मतलब देना और कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब नहीं देना। हमेशा चिल्ला चिल्ला के एक लाइन बोली जाती है कि डाययूरेटिक का मतलब होता है यूरिन आउटपुट को बढ़ाएगा, तो इसको कभी भी रात को नहीं देना चाहिए। अरे इसको रात को नहीं देना चाहिए, क्यों? क्योंकि फिर मरीज क्या करेगा? यूरिन करता ही घूमेगा। तो ऑलवेज डाययूरेटिक ऑलवेज गिवन इन द मॉर्निंग। और यही आपके नॉर्सेट का सवाल था प्यारे दोस्तों। क्या होता है? डाययूरेटिक ऑलवेज गिवन इन मॉर्निंग। कब देना है प्यारे दोस्तों? मॉर्निंग में दिया जाता है, ताकि ये मरीज की स्लीप वेक साइकिल को डिस्टर्ब ना करें। अरे मरीज के स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करें। क्लियर हो गई बात? राइट आंसर ये सारी चीजें ले ली और इधर लगा दिया, राइट आंसर जाएगा मेनिटोल। नेक्स्ट एग्जामिनर पूछेगा इंक्रीज आईसीपी वाले मरीज को मेनिटोल दे दिया। इफेक्टिवनेस देखने का बेस्ट तरीका यूरिन आउटपुट। अरे इसका इफेक्टिवनेस कैसे देखोगे? इसमें देखो यूरिन आउटपुट। अगर मरीज का यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है तो अपने आप ब्रेन का एडिमा कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करवाता है? अंदर से चीजों को खींचता है। नाम ही ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है, यानी लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन मूव करेगा। इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहेगा। अरे नॉर्सेट के अंदर भैया जी 20 किलो के बच्चे का वजन पूछा, किसी ने गलत तो नहीं किया ना? कमेंट करके बताओ अगर कोई गलत करके आया तो। 20 किलो के बच्चे में यह वाटर का इंटेक पूछा था। बहुत बढ़िया, 1500। हाँ, थायाजाइड कैल्शियम को बढ़ाएगा, सही बात है। जल्दी स्टार्ट होगा बेटा। चलो, सवाल बहुत आसान है बेटा। हमेशा पहले कभी फोटो नहीं देखनी है। द नर्स आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए प्रेजेंटेशन शो इन दिस फिंगर विच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे प्रेजेंटेशन पूछा है। अगर मैं छोटे छोटे शब्दों में, क्योंकि अब मुझे पता है वापस से वो विद्यार्थी जुड़ चुके हैं जो नए नॉर्सेट 6 को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं वापस से डेप्थ ऑफ द चीजों को एक्सप्लेनेशन में ला रहा हूं। सवाल का मतलब देखने को मिलता है, एक शब्द होता है जिसे बोला जाता है प्रेजेंटेशन। अरे क्या मतलब होता है प्यारे दोस्तों प्रेजेंटेशन का? तो फीमेल यूट्राइन बॉडी के लोअर पोर्शन में आने वाली चीज प्रेजेंटेशन कहलाती है। द पार्ट शुड बी प्रेजेंट इन द लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्राइन बॉडी इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि द पार्ट शुड बी
प्रेजेंट इन लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्राइन बॉडी। यूट्राइन बॉडी के निचले हिस्से में आने वाली चीज को प्रेजेंटेशन बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और प्रेजेंटेशन 5 ही होते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब जो सामने आने वाला, जो आगे आने वाला, जो खुद को रिप्रेजेंट करने वाला। और 5 चीजें क्या आ सकती है? अगर बच्चे की मुंडी आई, अगर टूटू की मुंडी आई तो प्यारे दोस्तों इसे बोला जाता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन। अगर बच्चे की मुंडी आई तो क्या कहलाएगी बेटा? सिफेलिक प्रेजेंटेशन कहलाती है। सर दूसरा, बच्चा सीधा न आकर के उल्टा आए, टूटू के बटक आएंगे और बटक आना ब्रिज प्रेजेंटेशन कहलाता है। अरे बटक आना ब्रिज कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रिज में कौन आएगा? बटक देखने को मिलेंगे। प्यारे दोस्तों इधर कौन देखने को मिलता है? मुंडी आती है। पहला बात बंदे की मुंडी, दूसरे में टुट्टू के बटक। सर तीसरे नंबर पे क्या आ सकता है? तो तीसरे पे बंदे का कंधा आ सकता है। दैट इज कॉल्ड शोल्डर प्रेजेंटेशन। अरे इसे किसके नाम से जाना जाएगा? शोल्डर आ सकता है। सर चौथे नंबर पे कौन आ सकता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे की अम्लाइकल कोड। अरे क्या आ सकती है प्यारे दोस्तों? कोड या अम्लाइकल कोड आ सकती है। क्या देखने को मिल सकती है? अम्लाइकल कोड देखने को मिल सकती है। और 5वें नंबर पे प्यारे दोस्तों क्या देखने को मिल सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो 5वें नंबर पे आ सकती है प्लेसेंटा। ये 5 चीजें ही आती है। खूब सारी कंट्रोवर्सी की किताबों में जहां रैशनल नहीं होता है वहां गलत गलत चीजें मार्केट में होती है। इसीलिए मैं कहता हूं टेक्स्ट बुक को पढ़ें, कंसेप्ट लॉजिक रैशनल को पढ़ें, ताकि जिंदगी में चीजें गलत नहीं होगी। आपसे बहुत आसान नाजुक सा सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रेजेंटेशन। तो 5 ही प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, या तो मुंडी, बटक, या कंधा, या प्लेसेंटा, या कोड। इसके अलावा जो भी है वो प्रेजेंटेशन नहीं है, वो प्रेजेंटेशन नहीं है। अब प्यारे दोस्तों इतने प्रेजेंटेशन का जो सेंटर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटिंग पार्ट। अरे दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटिंग पार्ट। भाई मुंडी आई तो मुंडी के बीचों बीच क्या आया? तो मोस्ट कॉमन वर्टेक्स आता है। बटक आए तो बटक के बीचों बीच क्या देखने को मिल रहा है? अरे भैया जी कंधा आया तो कंधे के बीचों बीच क्या है? अम्लाइकल कोड के बीचों बीच क्या है? तो इनका जो सेंटर पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? प्रेजेंटिंग पार्ट। तो अगली डेफिनेशन लिखेगा प्यारे दोस्तों प्रेजेंटिंग। अरे अगली डेफिनेशन क्या देखने को मिलती है? प्रेजेंटिंग पार्ट। रटना नहीं है प्यारे दोस्तों मेरा सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां एक ही लाइन में बात खत्म कर सकता हूं कि सेंट्रल पार्ट ऑफ, अरे ध्यान रखिएगा, सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन कि जो प्रेजेंटेशन है उसका सेंटर पोर्ट जो बीच में नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटिंग पार्ट। एग्जांपल के लिए प्यारे दोस्तों मैं सिफेलिक को उठा लेता हूं कि सर जैसे कि बच्चे की मुंडी आई, अरे जैसे कि बच्चे की मुंडी आई, आप अपनी मुंडी को संभाले, मैं अपनी मुंडी को संभालता हूं। बच्चे की मुंडी आई, अब इस मेरी मुंडी में क्या क्या हिस्सा आ सकता है? सर पहला आ सकता है पीछे आगे वाला खड्डा ब्रेगमा, पीछे वाला फ्रंटनल्स लेम्डा। ब्रेगमा और लेम्डा के बीच का ये वाला स्पेस प्यारे दोस्तों क्या कहलाता है? वर्टेक्स। सर याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर चलिएगा, मैं आपके सामने एक मुंडी डायग्राम में मैं ज्यादा एक्सपर्टनेस नहीं रखता हूं, लेकिन मैं कोशिश हमेशा करता रहता हूं प्यारे दोस्तों, क्योंकि कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती है? कभी हार नहीं होती है। चलेगा। अब इसको आपको तो बस महसूस करना है कि क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। देख लीजिएगा, मैं कुछ पॉइंट बनाने की कोशिश करता हूं। 1 सेकेंड, थर्ड, अरे प्यारे दोस्तों थर्ड, और ये आपके सामने 4th और ये 5th। 5 पॉइंट आपके सामने बने। इस चेहरे को मेरे चेहरे से भांपने की कोशिश करना, अपने आप समझ में आ जाएगा सीधा कहां से उल्टा कहां से। कुछ हंसेंगे तो एग्जाम में रोएंगे, जो आज हंसेंगे नहीं वो एग्जाम में हंसेंगे। चलो ध्यान रखिएगा। अपने बात करते हैं जो मेरे बालों वाला हिस्सा है, आप अपने घर पे बैठ के मम्मी पापा से बिना परमिशन लिए अपने सर को छू सकते हैं, क्योंकि सर खुद का है। प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं टिक्की लगाना, तिलक लगाना, बिंदी लगाने वाली जगह को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड ग्लाबेला। अरे ध्यान रखिएगा, तिलक लगाना, टिक्की लगाना, बिंदी लगाने वाली जगह को बोला जाता है ग्लाबेला। महसूस करें, अपने दोनों आईब्रोज के बीच का सेंटर पॉइंट ग्लाबेला कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? ग्लाबेला कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक है सर। इस ग्लाबेला से ऊपर की तरफ चलें और बराबर यहां अगर अरे यहां थंब रखोगे तो यहां फिंगर रखें, दैट इज कॉल्ड ब्रेगमा। अरे ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ब्रेगमा कहलाता है। ये वाला ग्लाबेला कहलाया। चलो आगे, इससे ये वाला आगे वाला इंटीरियर फॉन्टेनल्स, काजू कतली शेप, अरे भैया जी डायमंड शेप, डायमंड शेप जो 4 सूचर लाइन से बनता है ब्रेगमा कहलाता है। 12 से 18 महीने पे बच्चे में बंद हो जाता है। पीछे की तरफ चलोगे यहां होता है लेम्डा। अरे यहां क्या देखने को मिलता है? पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स इज कॉल्ड लेम्डा। क्या कहलाता है? लेम्डा। तो पीछे लेम्डा, यहां ब्रेगमा, यहां ग्लाबेला, और ग्लाबेला के बाद थोड़ी कहलाती है मेंटम। अरे ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? मेंटम कहलाएगा। अरे ये क्या कहलाएगा? मेंटम। सर
ये क्या है, ये आंख है बेटा, अरे ये क्या है, ये आंख है, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। ये क्या कहलाया, मेंटम कहलाया। और ये क्या देखने को मिल रहा है, ये कान देखने को मिल रहा है। चलो ध्यान से समझ लिया सारी की सारी चीजें। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि जब बच्चे की मुंडी नीचे आएगी तो मुंडी में क्या क्या हिस्से आ सकते हैं, तो आप बोलोगे सर हिस्से तो कुछ ही आएंगे। अरे कुछ ही क्या, या तो ये वाला हिस्सा आएगा, या ये वाला हिस्सा नजर आएगा, और या ये वाला हिस्सा नजर आएगा। तीन ही तो डायमीटर है। वेल डन बेटा। अगर आपसे पूछे ब्रेगमा और लेम्डा वाला स्पेस आता है, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। अगर आपसे पूछे ब्रो और ग्लाबेला, अरे भैया जी सॉरी, आपको ब्रेगमा और ग्लाबेला वाला हिस्सा पूछे, दैट इज कॉल्ड ब्रो, और ग्लाबेला और मेंटम वाला हिस्सा पूछे, फेस कहलाता है। तो यहां प्रेजेंटिंग पार्ट तीन हो सकते हैं प्यारे दोस्तों। तीन कौन कौन से हो सकते हैं, पहला नाम हो सकता है वर्टेक्स, दूसरा नाम हो सकता है जिसे बोला जाता है ब्रो, और तीसरा नाम हो सकता है जिसे बोला जाता है फेस। सारी दुनिया एक तरफ और तेरा कमरा एक तरफ। मोस्ट कॉमन होता है वर्टेक्स। मोस्ट कॉमन देश और दुनिया में अधिकतर बच्चे जब पैदा होकर के आते हैं तो ध्यान रखिएगा उनका ज्यादातर हिस्सा कौन सा होता है, लेम्डा और ब्रेगमा वाला नजर आता है। लेम्डा और ब्रेगमा वाला हिस्सा नजर आता रहता है। दूसरे नंबर पे ब्रेगमा और ग्लाबेला वाला हिस्सा ब्रो कहलाता है। अरे ये वाला जो ललाट वाला हिस्सा है इसे ब्रो बोला जाता है। ब्रो, यही ब्रो, जी हां। और उससे नीचे ये वाला जो थोबड़ा नजर आता है, दैट इज कॉल्ड फेस। इसे क्या बोलते हो, फेस बोलते हो। चलेगा। इन प्रेजेंटेशन में ये हो गया। तो अभी तक अपन ने प्रेजेंटेशन पढ़ लिया, प्रेजेंटिंग पार्ट पढ़ लिया। नेक्स्ट एक छोटा सा शब्द बताता हूं जिसे बोला जाता है एटीट्यूड। क्या बोला जाता है, एटीट्यूड बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अपने बच्चों से हमेशा कहता हूं कि एटीट्यूड रखना है या नहीं रखना है, रखना है। ध्यान रखिएगा, दो चीजें जिंदगी में गांठ बांध के लिख लीजिएगा, मेरी तरफ से लिख लीजिएगा, सिद्धार्थ सर का ज्ञान लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ सर के द्वारा दिया गया आज का सुविचार। अरे आज का क्या बोल सकते हो, सुविचार क्या है? आज का सुविचार यह है कि एक होती है पर्सनैलिटी, एक क्या होती है पर्सनैलिटी, और एक क्या होता है प्यारे दोस्तों, एटीट्यूड। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे पर्सनैलिटी किसके अनुसार होनी चाहिए, सेल्फ, और एटीट्यूड किसके अनुसार होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा अपोजिट पर्सन के अनुसार। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर जिंदगी में किसी के आगे झुकना नहीं है, अरे रुकना नहीं है, थकना नहीं है, इस चीज को गांठ बांध के लिख लेना कि अगर आपसे जब भी बोला जाए कि आज का सुविचार क्या है, तो पर्सनैलिटी ऑलवेज डिपेंड अपॉन हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ। पर्सनैलिटी में कभी किसी को देख के चेंज मत करो, ये गांठ बांध के लिख लो इसको। पर्सनैलिटी का मतलब अपना रहन सहन, अपनी हेयर स्टाइल, अपने कपड़े पहनने का तरीका, अपने बोलने का तरीका, अपने बाल बनाने का तरीका, अपने द्वारा चीजों को कैरी करने का तरीका, अपने घड़ी का तरीका, अपनी पसंद, अपने खाने का तरीका, कभी भी चेंज मत करो। ये हमेशा खुद के अनुसार होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। और एटीट्यूड क्या है आपका, तो एटीट्यूड ऑलवेज डिपेंड अपॉन द अपोजिट पर्सन। सामने वाले का जो एटीट्यूड है वही अपना एटीट्यूड है। सामने वाला नरम, आप उससे ज्यादा नरम, वो गरम तो आप उससे ज्यादा गरम, वो प्यारा आप प्यारे, अरे वो खत्म तो आप उससे ज्यादा खत्म। ये जिंदगी के अंदर चीज को डेवलप करें ताकि आप खुद को और ज्यादा बेहतर से बेहतर बना सके। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, सामने वाला एक चैलेंज दे, उसे 5 चैलेंज दे दो। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये तो पर्सनैलिटी को कभी चेंज नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं कि सामने वाला चवन्ने की तरह कॉलर ऊपर कर रहा है, आप भी कर रहे हो, नहीं, दैट इज पर्सनैलिटी, वो आपकी पर्सनैलिटी है। और एटीट्यूड को क्या करना है, एटीट्यूड को हमेशा सामने वाले का। चलो, बहुत बढ़िया। तो इस चीज को डेवलप करोगे। सर आपका चश्मा चेंज हो गया, वाह, कोई बात नहीं है, खुद तो नहीं हुए। वो कहते हैं ना, बदलने को तो इन आंखों के कम मंजर नहीं बदले, तुम्हारे प्यार की सदी में हमारे गम नहीं बदले, मिलोगे जब मुझसे अगले जन्म तो पाओगे, इस बदल की दुनिया में हम फिर भी नहीं बदले। तो हम नहीं बदलेंगे, चश्मा वस्मा बदलता रहता है। एटीट्यूड का मतलब क्या देखने को मिलता है कि रिलेशनशिप विद द ओवन बॉडी पार्ट, बच्चे का अपने शरीर के अंगों के साथ में जो संबंध है वो कहलाता है एटीट्यूड। ध्यान रखिएगा, यहां क्या बोल सकते हो, रिलेशनशिप विथ ओवन बॉडी पार्ट। अरे ध्यान रखिएगा, ओवन बॉडी पार्ट, अपने शरीर के बॉडी पार्ट, अपने शरीर के अंगों के साथ में खुद के बॉडी का जो संबंध होता है उसे क्या बोला जाता है, एटीट्यूड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एटीट्यूड। बच्चा जब मां के पेट में होता है, बच्चा अपने अंगों के साथ में कैसा संबंध रखता है, वो एटीट्यूड है। और एटीट्यूड बेटा दो ही होता है, या तो होता है फ्लेक्शन, जिसे अपन यूनिवर्सल एटीट्यूड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एटीट्यूड बोला जाता है, या जिसे मोस्ट कॉमन एटीट्यूड बोल सकते हो,
फ्लेक्शन का मतलब मां की यूट्राइन बॉडी में स्पेस कम है, बच्चा खुद को पिचका के बैठता है, ये एक अच्छा बच्चा है, शानदार है, जोरदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। लेकिन अगर बच्चा मां के छोटे से मैदान में पसर के पड़ जाता है तो वो कहलाता है एक्सटेंशन, जो खराब बच्चा कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, वही बच्चा अच्छा है जो मां के, अरे भैया जी, मां की यूट्राइन बॉडी में कम स्पेस के कारण खुद को समेट के बैठे, वो फ्लेक्शन है। क्योंकि जितना खुद को समेट के बैठेगा उसको घूमने का इतना ही स्पेस मिलेगा, जो पसर के पड़ जाएगा वो अंदर घूम ना पाएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, एटीट्यूड समझ में आ गया। प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, एटीट्यूड क्या है। अगला शब्द लिखिएगा डिनोमिनेटर। अरे क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर। व्हाट डू यू मीन बाय डिनोमिनेटर? तो ध्यान रखिएगा, प्रेजेंटिंग पार्ट का बोनी प्रोमिनेंट एरिया डिनोमिनेटर कहलाता है। तो यहां क्या बोल सकते हो, बोनी प्रोमिनेंट एरिया। क्या लिख सकते हो, बोनी प्रोमिनेंट एरिया ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट के अंदर हड्डी का उभरा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर कहलाता है। अरे भैया जी, प्रेजेंटिंग पार्ट समझ में आ गया, जो बीचों बीच आ रहा है, प्रेजेंटिंग पार्ट में उभरा हुआ हड्डी का हिस्सा डिनोमिनेटर कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए प्यारे दोस्तों, या तो मैंने बोला था बच्चा वर्टेक्स में है, या मैंने बोला था प्यारे दोस्तों बच्चा ब्रो में है, या मैंने बोला था बच्चा फेस में है, या मैंने बोला था बच्चा शोल्डर में है, क्या, या मैंने बोला था बच्चा ब्रीच में है। यही बोले थे भैया जी प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटिंग पार्ट। अब यहां सब में उभरी हुई हड्डी का स्ट्रेस देखने की कोशिश करो। अगर बच्चा प्यारे दोस्तों लैम्डा से ब्रेगमा की हड्डी बीच में नजर आ रही है तो इसमें उभरी हुई हड्डी का नाम होता है ऑक्सीपुट। क्या नाम होता है, ऑक्सीपुट बोला जाता है। कोष्टक में लिख लेना मोस्ट कॉमन, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीपुट मोस्ट कॉमनली आता है। ब्रो सर, ब्रेगमा से ग्लाबेला के बीच में कौन सी हड्डी उभरेगी, आगे वाली, फ्रंटल। अरे कौन सी उभरेगी, फ्रंटल बोन प्रोमिनेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट सर, अगर बच्चे का अरे ग्लाबेला से मेंटम वाला हिस्सा आया, उभरी हुई हड्डी बताओ, थोड़ी, जिसे मेंटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेंटम बोला जाता है। सर अगर बच्चा शोल्डर कंधा लेकर के आया तो उभरेगा कौन, एक्रोमीन प्रोसेस। कौन उभरेगा, एक्रोमाइन प्रोसेस। अरे उभरी हुई हड्डी का नाम क्या है, एक्रोमाइन प्रोसेस। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज सर, जब बच्चा उल्टा आता है तो कौन सी हड्डी उभरती है, सैक्रम। अरे कौन सी उभरेगी, सैक्रम। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट डू यू मीन बाय डिनोमिनेटर? तो प्रेजेंटिंग पार्ट में उभरी हुई हड्डी का हिस्सा क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर कहलाता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद में बेटा लाई क्या होता है, ये आपको सबको पता है कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्राइन बॉडी के बीच में बनने वाला संबंध लाई कहलाता है। रिलेशनशिप इन बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ फिटल बॉडी विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्राइन बॉडी इज कॉल्ड लाई। मोस्ट कॉमन लाई का नाम है लॉन्गिट्यूडिनल, बाकी ओब्लिक्यू और ट्रांसवर्स दोनों होती है। ओब्लिक्यू को अनस्टेबल बोलते हैं। चलो अब शब्द आता है अगला शब्द जिसे अपन मेन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पोजीशन। अरे प्रेगनेंसी में पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पोजीशन करने के लिए पोजीशन नहीं बोल रहा हूं, प्रेगनेंसी करने की पोजीशन नहीं बोल रहा हूं बेटा, प्रेगनेंसी में फिटल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और पोजीशन की डेफिनेशन यह है कि मां के पेल्विक में उभरी हुई हड्डी का हिस्सा और डिनोमिनेटर का आपस में मिलने वाला अंग पोजीशन कहलाता है। तो पोजीशन का मतलब क्या बोल सकते हो प्यारे दोस्तों, अरे पोजीशन का मतलब यहां क्या देखने को मिलेगा, अगर बात करते हैं इट इज ए रिलेशनशिप इन बिटवीन मैटरनल पेल्विक ischial स्पाइन एंड डिनोमिनेटर। ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे के बॉडी का उभरा हुआ हिस्सा और मां के पेल्विक का उभरा हुआ हिस्से के बीच में जो संबंध है वही पोजीशन कहलाती है। और अपन ने मोटे मोटे रूप में प्यारे दोस्तों क्या देखने की कोशिश की है, या तो बच्चा आएगा प्यारे दोस्तों सिफेलिक में यानी मुंडी को नीचे लेके तो पोजीशन बनेगी 8, या बच्चा आएगा प्यारे दोस्तों उल्टा ब्रिच में तो पोजीशन बनेगी 6, और या बच्चा आएगा प्यारे दोस्तों शोल्डर को लेकर के तो पोजीशन बनेगी 2। अरे कितनी बनेगी, 2 बनेगी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो सिफेलिक, ब्रीच और शोल्डर, सिपेचिक, ब्रीच और शोल्डर। वहीं पे प्यारे दोस्तों अति महत्वपूर्ण, देखो समय का अभाव है, पेल्विक पढ़ाने से पहले पोजीशन नहीं पढ़ाऊंगा, 1-2 दिन में पेल्विक पढ़ाऊंगा और आगे पोजीशन पूरी की पूरी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मां का पेल्विक जो नजर आ रहा है, चलो यहां पे छोटे से रूप में बताने की कोशिश करता हूं। ये पीछे सैक्रम है, आगे भैया जी सिम्पोसिस प्यूबिस है। इसके बाद यहां कुछ आपकी पोजीशन देखने को मिलेगी, ये 8 पोजीशन हो जाएगी, होगी या नहीं होगी, ये देखिएगा सिफेलिक में 8। यहां क्या होगी, लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपुटो ट्रांसवर्स, राइट
लेफ्ट ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर, डायरेक्ट पोस्टीरियर भैया जी, राइट ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर, अरे लेफ्ट ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर ट्रांसवर्स, राइट ऑक्सीपुटो ट्रांसवर्स और राइट ऑक्सीपुटो एंटीरियर और डायरेक्ट एंटीरियर। ये आपकी 8 पोजीशन देखने को मिलती है जब बच्चा सिफेलिक में आता है। मां के पेल्वी के अलग अलग हिस्सों में बच्चे की खोपड़ी जाकर के जब टकराएगी, चलेगा, बोले क्या बताना है बेटा, आप पूछ। चलो, मां के पेल्विक में बच्चे की खोपड़ी अलग अलग लोकेशन पे टकराएगी तो ये कुछ पोजीशन नजर आएगी। सिपेलिक में 8 नजर आती है। बच्चे का सर अगर यहां होगा, लेफ्ट साइड में होगा, ऑक्सीपुट टकरा रहा है एंटीरियर, तो लेफ्ट ऑक्सीपुट और एंटीरियर। अगर आपसे बोला जाए कि मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी होती है, तो प्यारे दोस्तों पास होने के लिए जवाब कृपया ये देना है, मोस्ट कॉमन पोजीशन। मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी होती है? लेफ्ट ऑक्सीपुटो ट्रांसवर्स, और यह सेकंड मोस्ट कॉमन होती है। सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटीरियर। और तीसरे नंबर पे क्या देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों? तो तीसरे नंबर पे राइट ऑक्सीपुटो एंटीरियर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, 9 लैंडमार्क होता है, 8 पोजीशन होती है, बाकी की चीजें अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। एनिमा में हमेशा कंफ्यूज होता है। किसका एनिमा में कंफ्यूजन होता है? बहुत आसान है, अभी 4 दिन पहले पढ़ाया था, नॉर्थ सेट से 3 दिन पहले का वीडियो देखें। तो ये सारी पोजीशन कैसे लैंडमार्क निकलता है, ये कल अपन आया आराम से डीप में, जब मैं पेल्विक पढ़ाऊंगा, हड्डी, लैंडमार्क, लिगामेंट्स वगैरह उसके साथ बात करेंगे। अभी इस फोटो को लेकर के चल रहे हैं प्यारे दोस्तों, आपके सवाल की तरफ मेन मुद्दे वाली खूब सारी चीजें पढ़ चुके हैं, जितनी ऑफलाइन में भी नहीं सोची होगी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलता है कि यह बच्चा कैसा है। पहली बात, बच्चा सीधा है या उल्टा है? तो ऑफकोर्स उल्टा है। उल्टा वाला बच्चा ब्रिज कहलाता है। उल्टा वाला बच्चा ब्रिज कहलाता है। और ब्रिज वाले बच्चे के अंदर सर अगर अदर देन सिपेलिक आता है, ऑल कंडीशन आर माल प्रेजेंटेशन। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जामिनर बोले ये क्या है, तो माल प्रेजेंटेशन है। सर माल प्रेजेंटेशन क्यों बोला? क्योंकि प्यारे दोस्तों अदर देन सिपेलिक ऑल इंक्लूड इन द माल प्रेजेंटेशन, और माल प्रेजेंटेशन का मुख्य कारण है प्रीमेच्योरिटी। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे बोले इसकी डेफिनेशन क्या है, तो लिख सकते हो अदर देन सिफेलिक। अदर देन सिफेलिक प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो सिफेलिक के अलावा बच्चा अगर मुंडी के अलावा कुछ भी आता है, वो सब माल प्रेजेंटेशन। और माल प्रेजेंटेशन का मुख्य कारण है बच्चे का समय से पहले पैदा हो जाना। क्यों? अगर सर समय लेता तो क्या पता ये घूम के वापस सीधा हो जाता, लेकिन समय से पहले निकल गया तो मामला गड़बड़ा गया। और इसका मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? तो आप लिख सकते हो प्री मैच्योरिटी। क्या लिख सकते हो? प्री मैच्योरिटी इज ए मोस्ट कॉमन। अरे क्या देखने को मिलता है? प्री मैच्योरिटी इज ए मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ माल प्रेजेंटेशन। अब बच्चा उल्टा किस किस कंडीशन में आ सकता है? सर ये वाली कंप्लीट, अरे ये तो कंप्लीट ब्रिज प्रेजेंटेशन कहलाएगा, राइट आंसर सी चला जाएगा। नेक्स्ट सर कंपाउंड का मतलब होता है कि कंप्लीट के साथ में फुटलिंग वुटलिंग देखने को मिलता, उड़ा दो। फ्रैंक का मतलब भैया जी पैरों को मुंह की तरफ ले जाना। इनकंप्लीट का मतलब आधा, तो इस चीज को आधा बाधे को अपन यूं कर सकते हैं। एक बच्चा प्यारे दोस्तों आपका यूं नजर आएगा, चलेगा। दूसरे नंबर पे अगर चीजों को देखने की कोशिश करें, अगर आपका कोई बच्चा यानी ये घुटने को ला रहा है, और ये लास्ट वाला बच्चा प्यारे दोस्तों ये कुछ आपके सामने बच्चे के नजारे बना दिए हैं। ध्यान रखिएगा, ये कुछ बच्चे के नजारे बना दिए गए हैं। हर एक बच्चे को देख के आप बता सकते हो कौन सा क्या मामला है। इधर प्यारे दोस्तों पहले में टांग लटका दी, इसे फुटलिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फुटलिंग के नाम से जाना जाता है। पैर लटक रहा है। सर इधर पैर को ऊपर ले गया, ये बच्चा फ्रैंक में कहलाता है। ये क्या कहलाता है? फ्रैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन के नाम से जाना जाता है। सर ये वाला क्या है? सर घुटना नीचे आ गया, नी प्रेजेंटेशन। अरे ध्यान रखिएगा, इसमें क्या आ रहा है? नी नीचे आ रहा है, घुटना। और लास्ट वाले में क्या है? कुछ भी नहीं है सर। टूटू के बटक और शोल दोनों मौजूद होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट। अरे दोनों बराबर देखने को मिलता है सर, इसे कंप्लीट के नाम से जाना जाता है। अरे किसके नाम से जाना जाता है? कंप्लीट के नाम से जाना जाता है। दिखाए गए चलचित्र के अंदर चीजें बराबर नजर आ रही है या नहीं आ रही है? कौन सी चीज कहां आ रही है या किस प्रकार से जा रही है? मेरे हिसाब से सारी चीजें समझ में आ रही होगी। आ रही है ना मुन्ना? ध्यान रखिएगा, ये इस प्रकार से कुछ देखने को मिल रहा है।
ये लीजिएगा, इसके माध्यम से आपको इनके पैरों का नजारा आ जाएगा कि कौन सा पैर किधर जा रहा है, क्या देखने को मिल रहा है। राइट आंसर सी चला गया। नेक्स्ट सवाल प्यारे दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से आएगा, क्योंकि 360 डिग्री की आदत है रैशनल, और रैशनल के दम पे ही आप में वो मजबूती पैदा की जाती है जो देश और दुनिया के हर सवाल को नस्ते नाबूद कर सकता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। इनकंप्लीट का मतलब आधा, ब्रिज जैसी कंडीशन डेवलप हो रही है लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। सर थोड़ा सा साइड में हो जाएं प्लीज। जरूर हो जाएंगे, दुनिया बड़ी कोशिश कर रही है लेकिन हो नहीं पाएंगे क्योंकि स्टूडेंटों का प्यार भरपूर मिल रहा है। जितने भी विद्यार्थी जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो 360 के पुराने एपिसोड को जरूर जरूर रिवाइज करें, जितने भी एपिसोड आप देख पाते हो, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, और वो एक दिन तभी आएगा जब आप रोज मेहनत करोगे बेटा। तो पुराने एपिसोड को जरूर देखें, लाइव को लाइव डेली देखें, और पुराने रोज के 2 से 3 एपिसोड को कंप्लीट जरूर करें। चलो सवाल आपसे पूछ लिया कि विच ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर, व्हाट डू यू मीन बाई बाइपोलर डिसऑर्डर। प्यारे दोस्तों, एक होता है यूनिपोलर और एक होता है बाइपोलर। बाइपोल का मतलब जिसमें प्यारे दोस्तों 2 पोल बनते हैं। अरे ध्यान रखिएगा, वो व्यक्ति जिसमें 2 पोल बनते हैं दिमाग के अंदर, अरे 2 पोल बनेंगे, बाइपोलर कहलाएगा। 2 पोल हमेशा किसके बनते हैं, एक बनता है डिप्रेशन का, अरे एक किसका बनता है प्यारे दोस्तों, डिप्रेशन का बनता है, और दूसरा किसका बनता है, मेनिया का बनता है। अरे दूसरा किसका देखने को मिलता है, मेनिया का। मेनिया और डिप्रेशन के 2 पोल दिमाग में बनते हैं तो नजारा कुछ यूं आता है, जू 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 जू। अरे होता है या नहीं होता है, होता कैसे नहीं है, यूं ही होता है। चलेगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे 2 पोल बन रहे हैं। यहां मरीज को बड़ी खुशी हुई तो बड़ा गम हुआ, अरे यहां मरीज को बड़ी खुशी हुई तो यहां मरीज को बड़ा गम हुआ, यहां मरीज को खुशी हुई तो यहां गम हुआ। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। मेनिया डिप्रेशन, मेनिया डिप्रेशन, मेनिया डिप्रेशन बाइपोलर डिसऑर्डर के नाम से जिसे जाना जाता है। अरे बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, इसमें दोनों चीज होती है, और जो इसमें दोनों चीज होती है वो मोस्ट कॉमनली मेल में पाया जाता है। अरे ये मोस्ट कॉमनली किस में देखने को मिलता है, मेल में। वहीं पे एक दूसरा होता है जिसे अपन बोलते हैं यूनिपोलर डिसऑर्डर, और यूनिपोलर डिसऑर्डर का मतलब प्यारे दोस्तों इसमें ज्यादातर क्या देखने को मिलता है, तो मोस्ट कॉमनली डिप्रेशन होता है। तो इसीलिए ये मोस्ट कॉमनली फीमेल में देखने को मिलता है, क्योंकि ज्यादा टेंशन में फीमेल रहती है। मेल में तो कोई बहुत बड़ा टेंशन आता है तो टेंशन होता है, वरना टेंशन होता ही नहीं है। होता है या नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि मेल को बस छोटी मोटी चीजों की चिंता है कि उसने मुझे देखा नहीं, या उसने हां करके ना कर दिया, या वो रिचार्ज करवा के चले गए वापस जवाब नहीं दिया। लड़कियों को बहुत ज्यादा टेंशन होता है, क्या मैं खूबसूरत नजर आ रही हूं, आज मैं कौन से कपड़े पहनूंगी, पिछले महीने की पार्टी में भी मैंने वही ड्रेस पहनी थी, आज ब्यूटी पार्लर बंद हो गया, आज गर्मी ज्यादा है, मेरा मेकअप पिघल जाएगा, मैं खाऊं तो मोटी हो जाऊं, ना खाऊं तो भूखी मर जाऊं, मम्मी क्या सोचेगी, पापा ने काम के बारे में बोल दिया, दुनिया पढ़ाई मांग रही है, मेरा मन इंस्टाग्राम की रील में जा रहा है, मेरा मन पतली कमरिया में जा रहा है, मेरा मन ओबीजी भाभीजी पढ़ने में बिल्कुल नहीं आ रहा है। मुझे तो सिर्फ क्लास में सिर्फ शायरी सुनने का विचार आ रहा था, लेकिन विचारों की दुनिया में से निकाल के मुझे अपने आचार के बारे में भी सोचना है कि जो कल आचार बनाया वो खराब तो नहीं हो गया। तो कहीं ना कहीं तनाव थोड़ा ज्यादा होता रहता है, लेकिन जिंदगी में उतार चढ़ाव आना जरूरी है, चिंता नहीं करनी है। चलो यहां क्या देखने को मिलता है, यूनिपोलर मोस्ट कॉमनली फीमेल में और बाइपोलर मोस्ट कॉमनली मेनिया में होता है। सर इसे डिस्थाइमिक पर्सनालिटी और इसे साइक्लोथाइमिक पर्सनालिटी के नाम से जाना जाता है। यह कैसी होती है, साइक्लोथाइमिक पर्सनालिटी के नाम से जाना जाता है। वहीं पे इसे क्या बोल सकते हो, डिस्थाइमिक पर्सनालिटी के नाम से जाना जाता है। और बाइपोलर डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्यारे दोस्तों लिथियम। अरे कौन सी देखने को मिलती है, लिथियम। प्यारे दोस्तों पहला ऑप्शन लिखा हुआ है सोडियम वेलप्रोड। सोडियम वेलप्रोड नाम की दवाई प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट होती है, लेकिन अति महत्वपूर्ण चीज अगर मैं आपको बता दूं, अति महत्वपूर्ण चीज अगर मैं बता दूं तो प्यारे दोस्तों ये सोडियम वेलप्रोड, जब आपसे पूछा जाए कि हमें किसी भी मरीज को सीजर की दवाई देनी है और हमें कुछ भी पता नहीं है, तो ईसा की अजब से जब दूर किनारा होता है, डूबी कश्ती का बस एक भगवान सारा होता है। जब कोई भी स्पेशल उम्र का तकाजा, मरीज का ज्ञान या ज्ञान की जानकारी नहीं मिले, तो सीधा कैमरामैन फोकस करे सोडियम वेलप्रोड पे। तो सोडियम वेलप्रोड तो वो पंच है जब कभी भी फेंक सकते हो। चलो लोमेट्रिजिन क्या है, तो सर लोमेट्रिजिन एंटी सीजर के रूप में काम में लेते हैं उड़ादो और कार्बामाजेपिन। अरे भैया जी कार्बामाजेपिन भी उसमें काम में ली जाती है, तो ध्यान रखिएगा ये सीजर। अरे ये आपकी क्या देखने को मिल रही है, लिथियम राइट आंसर चला जाएगा। लिथियम के ऊपर में ज्यादा डेप्थ में न जाकर के प्यारे दोस्तों 2-4 शब्द बोले बिना मैं कभी आगे जाता नहीं हूं, क्योंकि लिथियम और डिजॉक्सिन एम्स दिल्ली की इतनी ज्यादा फेवरेट है, मुझे लगता है पुरानी एम्स दिल्ली की एक्स है।
अरे ध्यान रखिएगा, हाँ या तो एक्सेर या क्रस है सर, इसे क्या बोला जाता है, इसे एंटीमेनिक बोला जाता है। अरे ध्यान रखिएगा, ये दवाई एंटीमेनिक के नाम से जानी जाती है, ये आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है बाइपोलर डिसऑर्डर की, और ये ड्रग ऑफ चॉइस देखने को मिलती है प्यारे दोस्तों आपके क्रोनिक मेनिया की। अगले 5 मिनट के लिए सुनिएगा, गूगल हैंग होने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसका थेराप्यूटिक डोज 0.8 to 1.2 होता है, ध्यान रखिएगा। इसका क्या देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, नेरो थेराप्यूटिक होता है, नेरो थेराप्यूटिक लेवल होता है। तो इसके लिए आपको इसका सीरम लेवल जरूर मॉनिटर करते रहना है, इसका सीरम लेवल जरूर मॉनिटर करना है। और मॉनिटर कब करना है, लास्ट डोज से अरे 12 से 24 घंटे बाद इसके लेवल को जरूर मॉनिटर करना है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी मरीज को लिथियम दी जाती है, इसका डोज 900 से लेकर के 1500 के मार्केट में अवेलेबल होता है। लिथियम के साथ में प्यारे दोस्तों सोडियम की कंसंट्रेशन को जरूर मॉनिटर करना है, क्योंकि अगर आपसे बोल दिया जाए कि क्या देखने को मिलता है, हाइपोनेट्रीमिया कोजेज लिथियम टॉक्सिसिटी, अरे कोजेज लिथियम टॉक्सिसिटी या लिथियम की टॉक्सिसिटी कर सकती है, क्या करवा सकती है, लिथियम की टॉक्सिसिटी। तो क्या सोडियम रोक दे, नहीं, जितना ले रहा है उतना देना है। अरे एज यूजुअल चलाना है, एज यूजुअली रन करना है, एज यूजुअली रन करना है। सर नेक्स्ट अगर बात करते हैं लिथियम के अंदर टॉक्सिक लेवल का क्या मामला, या अगर प्यारे दोस्तों आपको बोल दिया जाए प्रोफाइलैक्सिस डोज क्या होगा, मैंने कुछ समय के लिए कमेंट नहीं देखा है, सुनते जाएगा। प्रोफाइलैक्सिस होगा 0.1 to 0.8, ध्यान रखिएगा। वहीं पे प्यारे दोस्तों माइल्ड टॉक्सिसिटी के लिए मोर देन 1.5 होगा, मोर देन 2 मॉडरेट होगा, और मोर देन 2.5 सीवियर होगा। अरे इसे किसके नाम से जाना जाता है, माइल्ड के नाम से, इसे मॉडरेट के नाम से, और इसे सीवियर के नाम से जाना जाता है। अरे ध्यान रखिएगा, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के नाम से इनको जाने वाली चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर प्यारे दोस्तों मोर देन 4 देखने को मिलेगा तो मरीज में करना पड़ेगा हीमोडायलिसिस वाला मामला देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर प्यारे दोस्तों इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग मरीज के साइड इफेक्ट के अंदर नजर आती है। नेक्स्ट लिथियम को मैं लिखता हूं लिथियम से, अरे मैं लिथियम को लिखता हूं लिथियम के नाम से, Li का मतलब ये ल्यूकोसाइट, अरे प्यारे दोस्तों ल्यूकोसाइट के नंबर को इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों ये मरीज में ट्रिमर पैदा करता है, सर ये नेक्स्ट मरीज में हाइपोथायरॉयडिज्म करता है, हाइपोथायरॉयडिज्म कर सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म कर सकता है। सर ये नेक्स्ट क्या करता है, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है। अरे ये क्या करेगा प्यारे दोस्तों, यूरिन आउटपुट को क्या करता है, इंप्रूव करने का काम करता है। और नेक्स्ट ये मदर में बिल्कुल नहीं देनी है, मदर में ये क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेट होती है, क्योंकि उसमें क्या करवा देगी, एप्स्टीन एनामली करवा देगी। क्या करवा देगी, एप्स्टीन एनामली करवा देती है, जिसे ट्राइकस्पिड एट्रेशिया के नाम से जानते हो, ट्राइकस्पिड एट्रेशिया करवा सकती है। नेक्स्ट मरीज में अगर लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो प्यारे दोस्तों मरीज को क्या देना है, इंक्रीज फ्लूइड इंटेक। अरे मरीज का क्या करवाना है, इंक्रीज फ्लूइड करना है जब मरीज में लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है। बोलो भगत और भगवान की जय। प्यारे दोस्तों जो अति महत्वपूर्ण सवाल लिथियम के ऊपर बन सकते हैं वो तमाम मैंने आपके इस सुनहरे शब्दों में छापने की कोशिश की है। लिथियम और डिजॉक्सिन एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए सारे के सारे सवाल आगे लिथियम किसके साथ देनी है और किसके साथ नहीं देनी है। डायरेटिक इसके साथ नहीं चलाना है, क्योंकि ये खुद यूरिन आउटपुट को बढ़ाने का काम करती है। बहुत बढ़िया, खुद के ऊपर घमंड फील करें, क्योंकि आप 360 डिग्री के स्टूडेंट हैं। वो कहते हैं ना, कृपया मुस्कुराएं, आप 360 के साथ हैं। चलो सारे के सारी चीजें छाप लेना। सवाल आता है, डेफिनेटली आता है। सीरम लेवल 12 से 24 घंटे बाद देखा जाता है, 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं अच्छा असर दिखाने में। एक्यूट मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस एलोपेरिडोल है, ये नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। अलग से अगर एग्जामिनर लिख के ये पूछ लेता है कि एक्यूट मेनिया की बताओ, अगर ये लिख के पूछ ले कि एक्यूट मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलती है, तो लिखना हेलोपेरिमेडोल। अरे ध्यान रखिएगा, हेलोपेरिडोल देखने को मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। स्पीड के साथ नाइस एक्सप्लेनेशन। बेटा स्पीड इसलिए मेंटेन की जाती है क्योंकि आपके पास में समय का अभाव है और अपने को 1 घंटे में 10 घंटे का मैटर देना है, क्योंकि स्लाइडें नहीं देखेंगे। चलो यहां आपका जवाब क्या चला गया, लिथियम बाकी सारी एंटी सीजर के रूप में काम में लेते हैं, उड़ा दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल ये आएगा, बहुत अच्छा सवाल है। मैं कर लेता हूं पानी से गले को 1 सेकंड के लिए तर, लेकिन तुम मत हो जाना इतर बितर। कमेंट बॉक्स में राफेल की स्पीड मेंटेन करनी है। और अगर सेशन पसंद आता है और अभी तक जिस बच्चे ने क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया, मैक्सिमम लोगों तक कर दीजिएगा। टुकर टुकर ना देखें, जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है।
डाइजेपाम दे सकते हो। डेंगू सही होने के बाद प्लेटलेट गिरने के चांस नहीं होते, इंप्रूव होता है वायरल लोड कम होते ही। ए सी दो दो जवाब आ रहे हैं, धुआंधार। ओके, डोमपेरिडोन 2 बार आ गया। ऑप्शन को चेंज करूं, पढ़ के करूंगा भाई। ए पेशेंट टेकिंग ए प्लेटिनियम बेस्ड कीमोथेरेपी, द ड्रग यूज टू प्रिवेंट द नोजिया वोमिटिंग। तो चलो एक ऑप्शन में चेंज कर देता हूं, काफी बच्चे विचित्र हो गए। क्या पता उत्तरी ऑप्शन में ना हो। तब दे दो उत्तर। चलो, सवाल ने पूछा पेशेंट टेक ए प्लेटिनियम बेस्ड कीमोथेरेपी, मरीज है जो प्लेटिनियम बेस्ड कीमोथेरेपी ले रहा है। ये कंफ्यूज करने का तरीका है। कुल मिलाकर के कवि ये कहना चाहता है कि मरीज कीमोथेरेपी ले रहा है। कीमोथेरेपी का मतलब ये वो दवाई है जो एंटी नियोप्लास्टिक दवाई कहलाती है। कैसी कहलाती है? एंटी नियोप्लास्टिक। एंटी नियोप्लास्टिक प्यारे दोस्तों, एंटी नियोप्लास्टिक का मतलब इसे आप अपनी भाषा में, अपने देसी भाषा में बोल सकते हो एंटी कैंसर मेडिकेशन, एंटी कैंसर ड्रग। तो कैंसर के मरीज को दी जाने वाली फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी कीमोथेरेपी कहलाती है। और कीमोथेरेपी के अंदर में प्यारे दोस्तों, अगर मैं सारी दुनिया को साइड में करूं, वैसे कीमोथेरेपी का काम क्या देखने को मिलता है? तो इट डेमेज, डेफिनेशन सुनिएगा, कीमोथेरेपी क्या काम करती है? इट डेमेज द ऑल रैपिडली डिवाइडिंग सेल, ऑल रैपिडली, इट डेमेज द ऑल रैपिडली डिवाइडिंग सेल, ऑल रैपिडली डिवाइडिंग सेल। आपके शरीर में जितने भी सेल जो रैपिडली डिवाइड होती है, रैपिडली का मतलब तेजी से जो फैलती है, उन सबको मार देगा। क्योंकि कैंसर की दवाई में कोई ऐसा जीपीएस नहीं लगा हुआ है कि वो बता देगी ये दवाई है और तू उसको, या ये कैंसर सेल है तू उसे मार देगा। नहीं, कीमोथेरेपी बोल रही है आपके शरीर में जितनी भी सेलें हो रही है मैं सबको मार दूंगा। अब आपके शरीर में ऑल रैपिडली डिवाइडिंग में कौन कौन आएगी? तो पहला नाम, अरे पहली नाम की सेल आएगी जिसका नाम है कैंसर सेल। तो हम इसको तो मारना चाहते थे, इसको तो हम मारना चाहते थे कि कैंसर सेल है। लेकिन आपको पता होगा, इतिहास गवाह है, गेहूं के साथ घुन पिसते हैं। अरे भैया जी, पुलिस जब भी लाठी चार्ज करती है तो अरे शरीफों, बेईमानों के साथ शरीफ भी पिट जाते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रैपिडली डिवाइडिंग सेल में नाम आता है बोन मेरो। रैपिडली डिवाइडिंग सेल में नाम आता है बोन मेरो, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इरिथ्रोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस और थ्रोम्बोसाइटोसिस का काम चलता रहता है, मरेगी। चलो, इसके अलावा प्यारे दोस्तों जीआई की सेल होती है, जीआईटी की सेल होती है, वो मरेगी। इसके अलावा प्यारे दोस्तों और कौन सी देखने को मिलती है? अरे हमारे बालों वाली हेयर सेल, अरे ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में कौन सी होती है भैया जी? टूर्नामेंट वाली रिप्रोडक्टिव सेल। तो कैंसर की सेल बोली कि, सॉरी, कैंसर की दवाई बोली कि आपके शरीर में जितनी भी सेल जो जरूरत से तेजी से फैल रही है मैं सबको मार दूंगी। तो कैंसर सेल को मार दिया, ये आपके लिए गुड न्यूज है, बेस्ट न्यूज है, खुशी खुशी खुशी। अरे भैया जी इमोजी बना दो, ठीक है। लेकिन बोन मेरो की सेल मार दी तो मरीज में कर दिया ए प्लास्टिक एनीमिया। अरे मरीज में क्या कर दिया? ए प्लास्टिक एनीमिया, जिसे आप पेनसाइटोपिनिया बोल सकते हो, जिसे आप क्या बोल सकते हो? पेनसाइटोपिनिया बोल सकते हो। तो ये एक नई आफत आ गई। अरे नई आफत आई या नहीं आ गई? आ गई सर। बैटरी ऑफ होने वाली है, बैटरी को चार्ज कर। रिंकी अभी सिलेक्शन नहीं करना है क्या? चलेगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए बोला जाता है ज्यादा गाना नहीं चलाएं। कौन सा? रिंकी, रिंकी वाला कोई गाना चलता है क्या मार्केट में? कमेंट करके बताओ कौन से शहर, कौन से राज्य, कौन से देश के कोने में ये गाना बड़ा फेमस निकला था। चलेगा। जीआईटी की सेल मर गई तो मरीज में क्या हो जाएगा सर? एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हेयर सेल मर गई तो मरीज टकला, एलोपेशिया। अरे मरीज क्या हो गया? बाल चले गए, गंजापन आ गया। रिप्रोडक्टिव की सेल मर गई तो ओए होए 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 होए, अब क्या करें सर? तीर तेज दरबार चलेगा, चलेगा, लेकिन भैया जी माहौल ना बनेगा। हाँ बहुत बढ़िया।
बिहार में रिंकिया के पापा, भोजपुरी। बिहार में, यूपी में मनोज तिवारी जी का। फटाक से छापते रहो मंद मंद मुस्कुराहट के साथ में, क्योंकि जिंदगी को जीना भी खतरनाक वाला होता है। चलो यहां ये क्या करवा देगी, स्टेरिलिटी। अरे ये क्या करवा देगी, स्टेरिलिटी कुछ समय। तो प्यारे दोस्तों ये सारी चीजें मरती है। अब मैं इतने साइड इफेक्ट ये तो कॉमन बताए, उसके बाद मेडिसिन के साथ स्पेसिफिक होते हैं। साइक्लोफॉस्फामाइड हेमरेजिक सिस्टाइटिस करता है, बुसल्फान वेलोमाइसिन पल्मोनरी फाइब्रोप्लेसिया करवाता है, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन पल्मोनरी पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती है, मेथोट्रेक्सेट होता है वो भैया जी क्या करवाती है, अरे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, फोटोसेंसिटिविटी, हिपेटोटॉक्सी का काम करती रहती है। इसके अलावा सिस्प्लेटिन बहुत ज्यादा वोमिटिंग करवाने का काम करती है। खूब सारी डॉक्सोरुबिसिन, डाउनोरुबिसिन कार्डियोटॉक्सिक होती है। सारी दवाई के अलग अलग साइड इफेक्ट भी है। इटोपोसाइड होती है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन करवाती है, टेमोक्सिफेन होती है, हाइपरकैल्सीमिया करवाती है, सारी करवाती है। लेकिन अगर मैं एक ही लाइन में बात खत्म करूं कि सारी दुनिया एक तरफ और तेरा कमरा एक तरफ, तो प्यारे दोस्तों आप ये लाइन को छाप सकते हैं कि मोस्ट कॉमन, अरे लाइन में क्या लिख सकते हो, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, तो आपका जवाब आएगा मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। प्यारे दोस्त तो सीधे सीधे शब्दों में लिख लेना, अरे क्या देखने को मिलता है, वोमिटिंग। अरे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, वोमिटिंग। क्या देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन। विशाल तुझे भी करूं फेमस, 5 मिनट में बता कमेंट बॉक्स में हाँ लिख, टेंशन मत ले, तुम सब ब्रांड हो बहुत बड़े। 360 डिग्री में सब सेलिब्रिटी जुड़ते हैं, पता है ना, तुम सब सेलिब्रिटी हो, यू ऑल आर सेलिब्रिटी। चलो अभी 2 मिनट में फेमस कर देंगे। तो अब आपको बोर्ड के ऊपर एक मैं दवाई लिख रहा हूं कि ड्रग ऑफ चॉइस। अरे ड्रग ऑफ चॉइस वोमिटिंग की कौन सी देखने को मिलती है, ऑन्डेनस्टेरॉन, ध्यान रखिएगा। और ये कब देनी है, तो 30 मिनट प्रायर, 30 मिनट प्रायर टू कीमोथेरेपी। अरे ध्यान रखिएगा, कीमोथेरेपी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कीमोथेरेपी से 30 मिनट पहले दी जाने वाली ड्रग ऑफ चॉइस का नाम क्या होता है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या नाम देखने को मिलता है, ऑन्डेस्टेरॉन। और एग्जामिनर कई बार चिल्ला चिल्ला के पूछता है कि ऑन्डेस्टेरॉन के कारण मरीज की वॉमिटिंग नहीं रुकती है। अरे ऑन्डेस्टेरॉन से या एमसेड से ना रुके, ये वॉमिटिंग परसिस्टेंट, अगर आपकी वॉमिटिंग परसिस्टेंट रह गई, अगर आपकी प्यारे दोस्तों वॉमिटिंग परसिस्टेंट रह गई, तो आपको दवाई क्या देनी है, स्टेरॉइड देना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार बना के लिख लेना, इफ वॉमिटिंग परसिस्टेंट। वाह बेटा मौज कर दी। अरे ध्यान रखिएगा, इफ वॉमिटिंग, क्या बोल रहा हूं, इफ वॉमिटिंग परसिस्टेंस, इफ वॉमिटिंग परसिस्टेंट, तो आपको कौन सी दवाई देनी है, देन, अरे देन स्टेरॉइड, देन स्टेरॉइड इज बेस्ट चॉइस। तो आपकी स्टेरॉइड बेस्ट चॉइस निकल के आती है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एग्जामिनर ये बोले कि अरे कीमोथेरेपी इंड्यूज वॉमिटिंग के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कीमोथेरेपी इंड्यूज वॉमिटिंग को रोकने की सबसे बढ़िया दवाई का नाम क्या है, तो आपका सीधा सीधा जवाब आना चाहिए, ऑन्डेस्टेरॉन सबसे बढ़िया दवाई का नाम है। अरे कौन सी दवाई सबसे बढ़िया है, ऑन्डेस्टेरॉन सबसे बढ़िया दवाई है। लेकिन अगर उससे नहीं रुके तो आपको क्या देना है, स्टेरॉइड देना है। क्या देना है, स्टेरॉइड देना है। सवाल लाता हूं, उत्तर दे दीजिएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अब गलती मत करना, सारे बच्चों का इंतजार रहेगा। हाँ डेक्स्टामेथासोन और बिक्लोमेथासोन काम में लेते हैं, सही बात है, डेक्स्टोन ज्यादातर काम में लेते हैं। अभी तक जिस बच्चे ने क्लास को लाइक किया, लाइक वाला और शेयर वाला आंकड़े अटके अटके से नजर नहीं आने चाहिए। क्लास में तो हमेशा ऐसे ही लेता हूं बेटा, आज की तरह क्या लेना है। क्लास ऐसी लो कि पड़ोसी को जो बोल रखा है कि तुम जलन बरकरार रखना, हम जलवे बरकरार रखेंगे। सबका जवाब आ चुका है, ए धुआंधार जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। सिंगल वन स्टूडेंट शुड नॉट चेंज द आंसर, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बी दे दिया, उस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा जिसने आंसर बी दिया है। अरे ए पेशेंट टेकिंग ए प्लेटिनियम बेस्ड कीमोथेरेपी द ड्रग यूज्ड टू प्रिवेंट ए नोजिया वोमिटिंग। कहीं लिखा है कि नहीं रुक रही है, कहीं लिखा है कि ज्यादा हो रही है, कहीं लिखा कि ऑन्डेस्टेरॉन ने काम नहीं किया। नहीं बोला ना तो मन से पंचायती नहीं करनी है। अरे जब तुमको बोला ही
नहीं तो प्रिडनिसलोन कैसे दे सकते हो? ओंडेनसेट्रोन की छोटे भाई का नाम है भैया जी पेलेंटोस्टेरोन। अरे जिनको पढ़े लिखे इंसानों को पता होगा ओंडेन, अरे ओंडेनसेट्रोन नाम देख बेटा, सेट्रोन सेट्रोन परिवार के सदस्यों के नाम आ रहे, ये रहा सेट्रोन, ये रहा सेट्रोन, इसका मतलब बोथ आर दीज फ्रॉम सेम ग्रुप, है या नहीं है? तो प्यारे दोस्तों दवाई कौन सी टिकाओगे? तुम रट्टू तोता ना बन मुन्ना, तुम सिलेक्शन की दीवारों पे चढ़ने की कोशिश करो, दीवारें फांदी नहीं जाती है, चढ़ के उसके छाती पे वार किया जाता है। कुछ लोग चलते नहीं है, रुक जाते, कुछ लोग भागते हैं। मैं नहीं कहता हूं तुम भागो, मैं नहीं कहता हूं तुम रुको, बस तुम चलते रहो। होके मायूस नहीं हूं, शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए, ठहरोगे एक पांव पे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहे। रुकना नहीं है, भागना नहीं है, चलना है। सफलता चलने वालों को मिलती है, भागने वाले भी थक जाते हैं, रुकने वाले चल ही नहीं पाते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा? बी, डोमपेरिडोन नहीं देना है, प्रोमिथार्जिन सेडेशन के साथ दी जाती है, उड़ा दीजिएगा। राइट आंसर जाएगा बी। और अगर सवाल यह बोल देता कि ओंडा के कारण नहीं रुकी तो क्या लगाओ? अरे भैया जी ओंडे के कारण नहीं लगी तो क्या टिकाणी होती? फिर लगाते प्रोपोगेंडा, प्रोपोगेंडा बोले तो प्रिडनिसलोन, बाकी बेस्ट डेक्सामेथासोन वगैरह देखने को मिलती है। ये अच्छा सवाल है, ये गलत मत करना, कोई बात नहीं है। यहां भैंस पानी में चली गई, एग्जाम हॉल में नहीं जानी चाहिए। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कोर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है, सही बात है। सवाल से ज्यादा होता है एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट। नेगेटिव मार्किंग तो पेपर में तो थी और आपके पता नहीं कहां पेपर दिया आपने, घर पे दिया तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रफ कॉपी में नहीं है नेगेटिव मार्किंग, पेपर सेंटर पे तो होती है महेंद्र जी, सेंटर पे होती है। 6 पेज नोट्स बना लिया आज की क्लास से, सोच लो तुम यूट्यूब की क्लास से अगर 6 पेज नोट्स बना ले हो, इससे अच्छी बात क्या होगी तुम्हारे लिए। खूब सारे ऐसे बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल रखे हैं जिनके पास 18 नोटबुक पड़ी है 360 के नोट्स की। तो अगर कोई यूट्यूब की क्लास से कोई बंदा 18 नोटबुक या 20 नोटबुक बना लेता है तो यह सर्वश्रेष्ठ है। ऑफलाइन के बेच में नहीं बनती है 20 पेज की नोटबुक, सॉरी 20 नोटबुक। और मैंने खूब सारे पोस्ट भी शेयर कर रखे हैं, इंडेक्स तक शेयर कर रखी है, बहुत अच्छी अच्छी बच्चों ने जो मुझे भेजी थी। अच्छी जो भेजते हैं उसको जरूर शेयर कर देते हैं, क्लियर है, जिसमें लिखा हुआ है कि कौन से एपिसोड में क्या चीज कहां पढ़ा रखी है। आप भी वैसे इंडेक्स बनाते रहें, आज के सेशन से उठा करके आप भी बना सकते हैं, वो मीटिंग के बारे में टॉपिक को बना सकते हो। आप भी पोजीशन प्रेजेंटेशन डिनोमिनेटर की हेडिंग डाल दोगे, सीधा एपिसोड नंबर 653 देखोगे, उस दिन क्लास मिल जाएगी। सीधा टॉपिक जब भी वापस पढ़ना होगा पहले अपनी नोट्स में पढ़ लोगे, नोट्स से समझ में नहीं आएगा यूट्यूब पे जाके वीडियो में कर लोगे। तेरा नोटबुक मेरे पास में, बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। 19 कॉपी भर गई है, क्या बात है। मेरे पास 8 है, 270 पेज की एक, वेल डन, क्या बात है, जबरदस्त। इसी को तो कहते हैं गूगल स्टूडेंट। मेरे पास 10 है, तेरा है। हाँ महेंद्र जी, क्या बात है, थैंक यू। सवाल ने आपसे पूछा है कि द नर्स इवालुएट ए क्लाइंट नॉलेज डेफिशिएट। एक मरीज है जिसमें नर्स ने पता किया कि नॉलेज की डेफिशिएट यानी नॉलेज की कमी है, चलेगा। व्हेन द क्लाइंट मेक्स द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ड्रग डेक्स्ट्रामेथासोन, जिसे आपने डिकॉर्डन लिखा है। एक मरीज है जो डेक्स्ट्रामेथासोन नाम की दवाई, जो एक स्टेरॉइड ग्रुप से आने वाली दवाई होती है, और उसके बारे में कुछ गलत बोल रहा है। ध्यान रखिएगा, पहला सवाल आपके सामने बोल रहा है ऑप्शन की, आई कैन नॉट स्टॉप द डेक्स्ट्रामेथासोन ऑल एट वन टाइम, मैं इसको अचानक से बंद नहीं कर सकता। सही बात है, विड्रॉल सिम्टम आ सकते हैं, तो ये तो बात सही है। दूसरा बोल दिया, इफ आई फॉरगेट ए डोज, अगर मैं दवाई लेना भूल गया, इट इज नॉट ए बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आई विल जस्ट टेक इट व्हेन आई रिमेंबर इट, मैं जब याद आएगी तो ले लेंगे, चलेगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिली है। दूसरा बोल रहा है कि अगर मैं भूल गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब याद आएगी तो ले लूंगा, ये गलत बात है बेटा, भूलना नहीं है, याद करना है और लेना है। ये दूसरा कथन इतना रिलैक्स ले रहा है कि इसमें विड्रॉल सिम्टम आएगा। तीसरा बोल दिया, व्हेन आई गेट ए कोल्ड, जब मुझे जुकाम होगा, आई नीडेड टू लेट माई डॉक्टर नो, जब मुझे जुकाम होगा तो डॉक्टर के पास जाऊंगा। ऑफकोर्स जाना है, क्योंकि स्टेरॉइड इज इम्यूनोसप्रेटिव। अरे स्टेरॉइड, ये आपकी दवाई कौन सी है? स्टेरॉइड है। और प्यारे दोस्तों, स्टेरॉइड क्या होता है? इम्यूनो सप्रेशन होता है। स्टेरॉइड क्या होता है? इम्यूनो सप्रेशन देखने को मिलता है।
क्या देखने को मिलता है? स्टेरॉइड आपका इम्यूनो सप्रेशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो डॉक्टर के पास जरूर जाना है, कहीं ऐसी कोई सीवियर बीमारी नहीं हो जाए। उड़ा दीजिएगा। लास्ट बोल रहा है, आई नीडेड टू वॉच ऑल ए एलर्जिक रिएक्शन व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टिंग टेकिंग ए डेक्सामेथासोन। जरूर, जब भी कोई दुनिया में, खाली डेक्सामेथासोन ही नहीं, दुनिया की हर दवाई लेते टाइम एलर्जी को जरूर देखना है और एलर्जी को देख करके बताना है। अगर एलर्जी होती है डॉक्टर साहब को स्टॉप करो, चेंज करो। राइट आंसर बी जाएगा। आपको बोला था नॉलेज डेफिशिएंट बताना है। कौन सा ऑप्शन ये बोल रहा है कि उसमें ज्ञान की कमी है, तो दूसरा ऑप्शन उसको हल्के में ले रहा है, हल्के में नहीं लेना है। बी, सी और डी तो नॉलेज बताता यही है, नॉलेज को बराबर उजागर करती है, लेकिन बी ऑप्शन आपका जो बोल रहा है कि ये तो बहुत इजी चीज है, इजी नहीं बहुत बड़ी चीज है। क्लियर? इसी के साथ में समय की सीमाएं हो चुकी है प्यारे मित्रों समाप्त। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज का सेशन आप सब लोगों के दिलों में घर किया होगा और बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। चाहे ओबीजी भाबीजी से हो, चाहे मेडिकल सर्जिकल से या फार्मेकोलॉजी से हो, चाहिए भैया जी, हर एक टॉपिक से बनने वाली तमाम चीजें। आगामी आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए नर्सिंग के हर सब्जेक्ट को लपेटा जाता है, जो एग्जाम का एटमोस्फियर आपके सामने रोज क्रिएट करके लाता है, जिसके यहां सवाल गलत हो जाते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं होते। यहां जब आप डेली क्वेश्चन को रिपीटेशन के साथ में देखते रहते हैं या जब उनका रैशनल पढ़ते हैं तो इतना ज्यादा खुद को मजबूत कर लेते हैं कि पेपर में आपको घबराहट या टेंशन बिल्कुल नहीं होती है। अपने सिलेक्शन के लिए अपनी पढ़ाई को वापस से जोरों शोरों से धार देने की कोशिश कीजिएगा। थ्योरी आप लोगों की बहुत अच्छे से कंप्लीट है, क्वेश्चन आप लोगों के अच्छे से कंप्लीट है, अब बस कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। मैंने हमेशा बोला है कि ऐसा नहीं कि प्यारे दोस्तों नॉर्थ सेट से पहले बूम क्रिएट करके इतना पढ़ा, अब 2 महीने नहीं पढ़ेंगे वो धड़ाम से गिर जाएगी। अब प्यारे दोस्तों अगला पेपर होना है अप्रैल में। क्लियर है? अपना सिलेक्शन नो डाउट इसी में हो रहा है, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी करते रहना है जब तक कि ज्वाइनिंग या जब तक कि अपना फाइनल अचीवमेंट टारगेट नहीं मिले। कंटिन्यूटी का मतलब हो गया कि जैसे अभी रिलैक्स जोन है तो खुद को थोड़ा कंफर्ट ले आओ, खुद को कंफर्ट में ले आओ, लेकिन रोको मत। कंफर्ट का मतलब हो गया आप जैसे कि यूट्यूब की क्लास देख ली, अब इसके नोट्स बना लिए, उसके बाद 2-4 घंटे आराम से मौज मस्ती करो, टीवी देखो, मोबाइल चलाओ, उसके बाद दिन में 3 घंटे ट्यूशन प्रैक्टिस कर लो, 4 घंटे की पढ़ाई को कंटिन्यू करो। जैसे ही वापस से पेपर आएगा फिर 8 घंटे का रूल ऑफ 8 चलेगा, 8 घंटे की नींद, 8 घंटे की रेस्ट, 8 घंटे की पढ़ाई। समझ पा रहे हो? अभी उसको आप 4 घंटे में ले आओ कि भाई क्लास देख ली घंटे भर, अब सर हम पूरे दिन मजे करेंगे, 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बाकी ऐसो आराम करेंगे, आराम से बढ़िया मैच देखेंगे, बढ़िया वर्ल्ड कप चल रहा है, आराम से देखेंगे, ये जीत गया, उसने चौका लगाया, छक्का लगाया। जैसे ही पेपर का टाइम आएगा 2 महीने पहले वापस से रूल ऑफ 8 को लाएंगे। लेकिन अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि अभी तो पूरी गाड़ी को जाम कर दूं, ब्रेक करके रोक दिया, और जैसे ही नॉर्थ सेट आएगा सर अब क्या पढ़ूं, तो फिर तुम्हें वापस से वो दिन आ जाएंगे कि तुम्हें एंटीडोट ऑफ पिपेरिन भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो लगातार अब कंटिन्यूटी में जो चीजें रहती है वो फ्लो में, छोटी चीजें पढ़नी नहीं, बस खुद को बूस्ट करें, खुद को नई चीजें। ये वो समय है जब पेपर की डेट कोई नजदीक नहीं होती है, तब आप किसी भी नई किताब को प्रेफर कर सकते हैं। एग्जाम की डेट आने के बाद कभी भी नई किताबें नहीं लाई जाती है, तो वो विद्यार्थी जो पिछले नोट सेट में मौसमी नहीं पढ़ पाए थे, मौसमी को सोल्व नहीं कर पाए, तो अब आराम से धीरे धीरे समय, रोज के 50 क्वेश्चन, रोज के 60 क्वेश्चन भी करो, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अपडेटेशन मिलेगा। समझ पा रहे हो? पुराने जो एपिसोड है उनको देखने का टाइम मिल रहा है, रोज के 360 के 4-5 एपिसोड को पुराने को वापस से रिकॉल करने की कोशिश करो, पुरानी चीजों को रिवाइज करो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ खुद को मॉडिफाई करने का मिलता है। तो ऐसे करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी में लाएं, क्वेश्चन प्रैक्टिस को करें, बाकी हंसते मुस्कुराते चेहरे की चमक के साथ में अपने उत्कर्ष परिवार के साथ जिंदगी को जीने की कोशिश करेंगे। उत्कर्ष परिवार आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलता था, चलता है और चलता रहेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मां तेरे पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू देख सपने बड़े पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। तो आप ही लोग अपने माता पिता के सपने साकार करेंगे, लेकिन गारंटी है तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला के चलेगा और तुम्हारे माता पिता के चेहरे के हंसी के कारण में कहीं न कहीं 360 डिग्री अपना योगदान जरूर निकाल के लाएगी। और वो आपकी जिस दिन 80,000 की सैलरी आएगी उसी दिन हमारी जिंदगी होगी, जीत होगी, जान होगी और मुश्किलों का हल होगा। अरे कल नहीं, आज, आज ही होगा। अपनी हर चीज का हल आज होता है, कल नहीं होता है। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आज का सेशन अच्छा लगा? क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा, जो हमें ऊर्जा देगा, मोटिवेशन देगा और रोजमर्रा जिंदगी में आपके लिए बेहतर से बेहतरीन वाले सेशन लाने के लिए प्रोत्साहन देगा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।